पसीना तो पूछ लिए मैं तो बड़ी दी मुंह धो ले पानी दो। सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद। अभी किसी मीटिंग में था, सुबह का कोई मीटिंग चली थी, उस मीटिंग से अभी निकल के आया हूँ तो थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए अभी सभी साथियों से माफ़ी चाहूँगा। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल की 2 और मीटिंग्स थी। पहले हमने ये टाइम में 12 बजे सोचा था कि इस समय हम सभी साथियों से आराम से बात कर पाएंगे, परंतु किसी वजह से आज की मीटिंग में थोड़ा लेट हो गया, उस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के बारे में आप अभी तक बहुत सारी आपने टेलीविज़न पे, टीवी पे आपने न्यूज़ सुनी होंगी, विभिन्न जगह आपने डिबेट देखी होगी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने मैगजीनों में पढ़ा होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा, तो हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं आज की। आप सभी साथियों ने विभिन्न, तो हम चर्चा कर रहे थे नई शिक्षा नीति की। आप सभी साथियों ने विभिन्न चैनलों के ऊपर इसके बारे में डिबेट सुनी होगी। आपने विभिन्न अखबारों में, विभिन्न मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें कौन कौन सी विशेषता है, इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो उसके बारे में बहुत सारे साथियों के मेरे पास फ़ोन आए कि जी शिक्षा नीति कब शुरू हो रही है, कब तक ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। किसी अध्यापक साथी, यदि कोई ड्राइंग का अध्यापक साथी था, उसने कहा जी मेरे लिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी संस्कृत के साथी ने मेरे से पूछा, कोई प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, उसने कहा कि जी संस्कृत का तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। किसी मैंने डिबेट में सुना कि इसमें शारीरिक शिक्षा ऊपर कहीं कोई वर्णन ही नहीं है। किसी जगह मेरे पास किसी साथी ने फ़ोन किया और कहा कि जी इसमें निजीकरण की हमें झलक मिल रही है। किसी साथी ने कहा कि जी हमें बीजेपी ने शिक्षा नीति बनाई है तो इसमें ज़रूर भगवाकरण के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया गया होगा। किसी साथी का विचार था कि भाई जो देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से टोटली में टेक्निकल सारा इसमें डाला गया है। तो मैंने सभी साथियों से एक ही बात कही थी कि क्या आपने शिक्षा नीति को पूरे को पढ़ा है क्या, और पढ़ने के बाद क्या आपने उनके शब्दों को समझा है क्या, भाई वो शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हमें पीपीटी देख लें या टेलीविज़न के ऊपर हम कुछ मेन पॉइंटों के ऊपर हम हेडलाइन के रूप में चला दें कि ये हो गया, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तो क्या वो चीज़ संभव है क्या। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम शिक्षा नीति के बारे में आपको विस्तार से हम इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप सभी साथी, जो पुराने साथी, वो जानते होंगे कि जब इसका ड्राफ्ट आया था या ड्राफ्ट आने से पहले, जब 2016-17 में जब इसके बारे में हमने शुरुआत ही हुई थी, उस समय भी मैंने 2 या 3 सेशन कराए थे। ड्राफ्ट के बारे में 3 सेशन थे मेरे। उसके बाद पूरे भारत में शिक्षा नीति को विस्तार से पढ़ा गया। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विभिन्न साथियों ने इसके बारे में चर्चा की, यूनियन पर चर्चा हुई। तो उसके बाद और काफ़ी सुझाव भेजे गए। आपको याद होगा कि इसके हिंदी के ड्राफ्ट के अंदर लगभग 600 समथिंग कुछ पेज थे, और अब उन 600 समथिंग कुछ पेजों में से जो बाद में सुझाव गए, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया, कुछ चीज़ों को घटाया गया। उसके बेस पर सभी को मेरा नमस्कार। उसके बेस पर इस शिक्षा नीति को लगभग 108 या 9 पेजों में इसको प्रिंट कर दिया गया है। अब इसके अंदर है क्या चीज़, हो सकता है कि आप में काफ़ी साथी बहुत सारे प्रश्न हो, तो उन प्रश्नों को हम बाद में लेंगे। पहले हम आज एक कोशिश करेंगे कि पॉइंट सिर्फ मोटी मोटी बात ना पढ़कर हम इसके हर पॉइंट या हर पेज को एक पढ़ने कि उसमें क्या चीज़ है, क्या वो कहना चाह रहा है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसमें और क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम फिर कोई सेशन करेंगे। क्योंकि यदि हम आज हम चर्चा में शुरू कर दी तो अपना एक ही सेशन पूरा तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस शिक्षा नीति में क्या बदलने की कोशिश है। पर इसके बारे में बताने से पहले सभी साथी ये ध्यान रखें कि जो ये शिक्षा नीति है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट है, विजन है। ठीक है, अब सरकार ने इसको अप्रूवल कर दिया, पर इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, कौन से साल में, कितने साल में क्या लागू होगा, कौन सा पार्ट लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, पूरा होगा, अधूरा होगा, कैसे होगा, आप सब साथियों का इसमें क्या योगदान है, ये सभी बातें आप सभी साथियों से आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि
नवोदय क्रांति परिवार के ऊपर एक बार 2 सेशन आए थे डॉक्टर साहब अजय बलारा जी के, आरटी के बारे में और सीसी के बारे में। तो जब आरटी और सीसी की हम आपस में चर्चा करते हैं तो लगभग 70-80% यही कहते हैं कि इन दोनों ने शिक्षा का नुकसान कर दिया। वो सिर्फ इस वजह से कहते हैं क्योंकि उन्होंने उस आरटी को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा ही नहीं, सीसी को किस प्रकार से अच्छी तरह से जाना ही नहीं। यदि हम किसी चीज़ को अच्छी प्रकार से नहीं जानेंगे, अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे, तो उसको बारे में हमारे क्या व्यू हैं, हम उसको कैसे सोचते हैं, हमारे जो अनुभव हैं, हमारा जो अनुकूलन है, हमारी जो अडॉप्शन है, वो उसके ऊपर हैवी हो जाती है और हम उसी को सही या गलत अपने बेस पे उसको बता देते हैं। जबकि किसी भी चीज़ को सही या गलत बताने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। जब शिक्षा नीति की बात है तो मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट हैं कि जब हमने उसके बारे में पिछले सेशन लिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 जब हम ड्राफ्ट पढ़ा था, तो आप इसको देखेंगे इसकी कितनी बुरी हालत है और इसको किस तरीके से मैंने पढ़ा था, पूरे का उसको रेड ग्रीन हर पेज पे आप देख पाएंगे। ये पढ़ने का एक तरीका है कि आप इसको किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, कैसे आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू करें। पहले आप सिंपल पढ़ेंगे, फिर आपको ग्रीन पॉइंट से फिर आप इसको हाईलाइट करेंगे, फिर और तरीके से पढ़ेंगे। उसी प्रकार जब शिक्षा नीति की बात आई तो विभिन्न चैनलों के ऊपर भी मुझे पैनल पे लिया गया, तो उस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ पैनल पे जो हाईलाइट चल रही थी वो कुछ और चल रही थी और जब इसको मैंने पढ़ा तो इसमें चीज़ें कुछ और थी। यहाँ पर आपको कुछ उल्टा नज़र आ रहा होगा ये, क्योंकि इसके अंदर ये इसमें सिस्टम में उल्टा ही आता है। पर जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो इस पूरी चीज़ को देखिए आप। इसमें देखो कुछ इसमें आपको सिंपल दिखेंगे जी पर हाईलाइट नहीं है, कुछ के ऊपर आपको रेड कलर दिखेगा, कुछ के ऊपर आपको इसमें एक्वा ग्रीन कलर भी दिखेगा। आप ध्यान से देख पाएंगे तो विभिन्न इसमें आप कलर इसमें आप देख पाएंगे। वो सारे के सारे किस लिए हैं? क्योंकि हर शब्द को किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से चीज़ समझी जाए, ताकि हम उस चीज़ के बारे में विस्तार से हम चर्चा इसके बारे में कर पाए। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आज की इस वेबिनार के बाद भी आप इसको विस्तार से पढ़ें, इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको समझें। उसके बाद फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों के बारे में हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं कि शिक्षा नीति के बारे में। तो मैं जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। इस सरकार को किस तरीके से लागू करेगी, पूरे को लागू करेगी, कब लागू करेगी, किस प्रकार से लागू करेगी, क्या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि शब्दों के जो माया जाल है कि किस प्रकार उस शब्द को बदला जा सकता है। जैसे इस कुछ साथियों का प्रश्न था जी इसमें निजीकरण। अब निजीकरण के बारे में यदि मैं बात बताऊं तो इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं, परोपकारी संस्था। अब परोपकारी संस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। अब परोपकारी संस्था से अभिप्राय क्या है? अब यदि हम किसी भी स्कूल की यदि बैलेंस शीट देखें निजी स्कूल की, तो वो किस में आएगी? बैलेंस शीट तो हमेशा बराबर होगी कि जितना पैसा भाई अर्निंग पे तो दिखाया नहीं, सारा उस पर लग गया। तो इस परोपकार को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? उसमें कहा गया कि विदेशी यूनिवर्सिटी भी आएंगी, क्वालिटी बढ़ेगी, तो उसको भी आप आहट मान सकते हैं। हम ये भी चीज़ें भी पढ़ेंगे कैसे चीज़ें। उसी प्रकार यदि किसी साथी ने आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर पढ़ा हो और उसके अंदर एक एडिटोरियल आता है, मैंने सुबह कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया था एडिटोरियल को, उस एडिटोरियल को आप जरूर पढ़िएगा। उसके अंदर गुरुचरण दास जी हैं और वो किस तरीके से शिक्षा नीति के अंदर निजी स्कूल को प्रोत्साहन देने की बात, मतलब इस तरीके से वो बात कही जा रही है उसमें कि उसमें उस चीज़ को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इस प्रकार के एडिटोरियल जो या ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो उस न्यूज़ के बारे में आप अपने विचार कैसे रख पाएंगे? कैमरा सर इसमें ठीक है, यहाँ से आप किस प्रकार से अपने एडिटोरियल यानी किस प्रकार विभिन्न न्यूज़ों को या क्योंकि कोई भी संस्था है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या परोपकारी वाली बात भी मैं कहूँ, तो किस चीज़ को किस तरीके से बदला जा सकता है, इससे बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको शिक्षा नीति आराम से बहुत विस्तार से आपको समझनी पड़ेगी। इसके अंदर अध्यापक जो साथी हैं, मैं क्या मैं मोस्टली अध्यापक साथी होंगे, अभिभावक वर्ग भी कुछ होगा, तो अध्यापक साथियों ने किस प्रकार की शिक्षा नीति है ये, कि इसमें क्या नई चीज़ निकल के आ रही है, उन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी साथियों को जानते हैं कि शिक्षा नीति 1968 की आई, फिर 1986 की आई, उसके बाद 1992 में कुछ संशोधन के साथ भी ये शिक्षा नीति आई।
अब संशोधन के 92 के बाद अब ये वाली शिक्षा नीति आई है। पहले इसके अध्यक्ष थे सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, उसके बाद इसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी को बनाया गया, जो इसरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो उनका जो साइंटिफिक व्यू है, उनकी जो दृष्टिकोण है, या अन्य जो विभिन्न चीज़ें जिस तरीके से चीज़ को सोचा जा सकता है, यदि पूरी टीम के मेंबर्स के नाम पढ़ेंगे जिस टीम ने ये तैयार की है। कैमरे की सेटिंग, अब ठीक है। बीच में कुछ साथियों के कई बार फ़ोन आ जाते हैं, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हम जो इसमें बात कर रहे थे भी, तो जितनी भी आपके मन में शंका है, संशय है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करना शुरू करेंगे। तो इसमें जब हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि 2015 के अंदर यूएन के अंदर एक पूरे संसार के कुछ लक्ष्य डिसाइड किए गए। उन लक्ष्य के अंदर लक्ष्य नंबर जो 4 था वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में था। उसके अलावा उसके जो भी पॉइंट थे, 16 लगभग पॉइंट थे, वो मैंने व्हाट्सएप के अंदर शेयर, नमस्कार जी, उसके अंदर 16 पॉइंट थे, वो भी मैंने भी व्हाट्सएप या जो मेरा फेसबुक पेज है आप उस पर देख सकते हैं कि भी क्या उसके अंदर एजेंडा था। तो जो 2030 तक जो एजेंडा लागू किया जाना है उसके बारे में क्वालिटी एजुकेशन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो उसी प्रकार जब ये शिक्षा नीति आई, शिक्षा नीति लागू की गई, तो उसके अंदर फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ सेटिंग ठीक है, पर चलो यदि फ़ोटो कोई नहीं आया तो हम उस पर ध्यान देंगे, शब्दों पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि उसके बाद तारतम्य टूट जाए, फ़ोटो में चाहे ना भी हम ध्यान दें, हम देख रहे हैं कि उसमें चीज़ है क्या। तो जब 1986 की शिक्षा नीति आई, वो उस समय आई थी जब तकनीकी एक दौर शुरू हुआ था। राजीव गांधी जी के बारे में हम कहते हैं कि सबसे पहले वो भारत में तकनीकी शिक्षा लेके आए, कंप्यूटर को लेके आए। तो उसके बाद भी इस समय को बहुत ही ज़्यादा समय बीत गया, बहुत सी नई चीज़ें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन आपकी विभिन्न बिग बैंग और रोबोटिक्स, पता नहीं कितनी चीज़ें, नई नई चीज़ें आ गई। उन चीज़ों के हिसाब से भी हमें को अपने आप को बदलना था। हमें अपने जो कल्चर है उस कल्चर को भी हमें देखना था। हमें संसार के अंदर जो चेंज हुए हैं, जो चेंज आगामी जो 20 या 30 सालों में जो चेंज होने हैं, उनके ऊपर जो अपनी पिछली शिक्षा नीति थी वो खरी नहीं उतर पा रही थी। सिर्फ भारत के अंदर डिग्री से मेरा अभिप्राय है कि सर्टिफिकेट का टुकड़ा लेने वाले ही तेजी से उभर रहे थे। वो कहते जी मैं पीजी हूँ, एमए हूँ, तो पूछते भी आपको आता क्या है, आने के नाम पे उनको जानकारी नहीं थी। यदि हमने स्पेशल कोई टेक्निकल कॉलेज खोल दिए, उसके अंदर उसने बीटेक तो कर ली, पर बीटेक के साथ साथ उसने किया क्या, बीटेक के साथ क्या वो सामाजिक है, क्या वो समाज से जुड़ पाया, क्या वो समाज में जाके कार्य कर पाया, वहाँ वो कितना सफल हुआ, वहाँ भी समस्या थी। जो बच्चों के नैतिक पतन के बारे में, समाज के नैतिक पतन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, हम इन विभिन्न चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, पर ये विभिन्न हमारे सारे समस्याएँ थी। तो इन या उसके अलावा आप देखेंगे, यदि आपने ध्यान दिया हो, पिछले सप्ताह जब सीबीएसई का या हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो फेसबुक या व्हाट्सएप भर गए थे कि मेरे बच्चे के 599 नंबर आए, मेरे बच्चे के 500 से 600 के 600 नंबर आए, मेरे बच्चे के इतने नंबर आए। तो उस बारे में सेशन था वाला जी का, उन्होंने कहा था भी क्या ये मुद्रास्फीति की तरह ये अंकस्फीति तो नहीं होगी क्या इन नंबरों, क्या जब हर इंसान के 600 नंबर आ रहे हैं, 550 नंबर आ रहे हैं, तो क्या इन बच्चों का करें क्या, कैसे इन बच्चों को अपने सही रास्ता देखने पर इनको मौका, कैसे अपने सही रास्ते पे बच्चे जा पाएंगे। और उसके अतिरिक्त जिन बच्चों के नंबर नहीं आ पाए उन बच्चों का आप क्या करेंगे। हो सकता है कि उन बच्चों में टैलेंट इतना अच्छा हो। मैंने एक बार कहीं बात पढ़ी थी कि यदि मेरा बच्चा मैथ में कमज़ोर है और मेरा बच्चा टेनिस में बहुत बढ़िया है, तो अक्सर घर में क्या करते हैं, ये कहेंगे अपने टेनिस का रैकेट दीवार पे टांग दे और मैथ का उसका ट्यूशन लगा देंगे, तो वो बच्चा फिर भी उसमें नहीं कर पाएगा। पर यदि उस बच्चे को मैथ उसको रहने दिया जाए और टेनिस में इसके लिए बढ़िया कोच का इंतजाम कर दिया जाए, तो वो बच्चा टेनिस में बढ़िया खिलाड़ी बन के निकल आएगा।
तो ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो बच्चे का ओवरऑल विकास है। अभी जैसे कुछ साथियों ने मेरे से बात पूछा कि सर जिस तरीके से बात की जा रही है, हमें लगता है कि बोर्ड 10वीं का बोर्ड भी खत्म हो गया है, 12वीं का बोर्ड भी कभी खत्म ना हो जाए। तो बच्चे अभी जैसे मैं एक मीटिंग में आ रहा था, तो वहाँ से 10वीं क्लास का बड़े +2 के बड़े रिजल्ट के बारे में मुझे बुलाया गया था। तो एक अध्यापक साथी ने मुझे कहा कि भाई जब बोर्ड खत्म हो रहे हैं तो रिजल्ट बेहतर कैसे आएगा, भाई बच्चे का विकास कैसे होगा। तो मैं आपको इसमें पूरी आपको इसमें हम जानकारी देंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई शिक्षा नीति किस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ कि आपने कहा भी लागू कब होगी, तो लागू मैंने जैसे पहले बताया कि शिक्षा नीति एक बार में लागू नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप या कुछ टुकड़ों में या किसी विभिन्न तरीके से लागू होती है। इसका जो आखिरी लागू होने का तारीख है 2040 तक भी लागू हो सकती है। और लागू कब होगी, तो इसका पहला पॉइंट लागू हो चुका है। पहला पॉइंट मैंने ये कहा था कि MH जो RD मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। तो वो नाम तो बदल दिया, तो यानी कि वो शिक्षा नीति लागू तो हो गई। लागू से पहले में क्या है, एक पॉइंट उसका लागू हो गया। तो उसके बाकी पॉइंट किस तरीके से लागू होंगे, कैसे लागू होंगे, उनके बारे में भी हम ध्यान से आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो आप जब ये सारा पूरा सेशन देखें तो इसको अपने अनुकूलन पे ना चलें। जिस तरीके को हम आज तक समझते जा रहे हैं ना, उस तरीके को एक बार उठा के थोड़ा साइड में रख दें, फिर इसको ऊपर आप जाएंगे तो चीज़ नई निकल के आएगी। हम जिस तरीके से पढ़े हैं, नंबरिंग सिस्टम में हम पढ़े हैं, जिस तरीके से हमने बोर्ड की क्लासें देखी हैं, या जिस तरीके से हमने आज तक पाठ्यक्रम को समझा है, उस चीज़ को एक बार अलग उठा के रख दें और अपने इसको खाली करके फिर चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि हम हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास का प्रयास करेंगे। यही बात जैसे मैंने पहले कही कि जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है उसी फील्ड में उसको ले जाने के प्रयास किए जाएंगे। विभिन्न देश इसके बारे में काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। लचीलापन होगा और उसके बाद कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होगा विभिन्न स्ट्रीम के अंदर। जैसे पहले स्ट्रीम थी आर्ट, साइंस, कॉमर्स। तो जैसे हम पढ़ते थे तो मैंने सुना था, ये हमारे अध्यापक कह दिया करते कि भाई साइंस वाले सबसे बढ़िया, कॉमर्स वाले थोड़े डाउन, और जिसके नंबर बिल्कुल भी नहीं उसको 8 दे दो। यानी कि पूरा अलगाव था कि कोई किसी में आ नहीं सकता, कोई किसी में जा नहीं सकता। यदि मेडिकल स्ट्रीम की बात करें, MBBS लेवल पे जाके बात करें, तो भाई ये एलोपैथिक का है, ये आयुर्वेदिक का है, ये यूनानी का है, ये उसका है, पूरा अलगाव था। इसके अंदर लिबरल एजुकेशन की बात कही गई है। यदि मेरे से आप पूछेंगे भाई आपको सबसे बेहतर बात इसमें क्या लगी, तो उन बेहतर बातों में मुझे सबसे बड़ी पसंद आई है लिबरल एजुकेशन। और जो आपको हो सकता है कि ये बात अजीब लगे कि आर्ट, विज्ञान या ये अलग अलग ये इकट्ठे क्यों कर दिए, पर वास्तव में आप इसको ऊपर हटके सोचेंगे तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि भाई एक केमिस्ट्री वाला बच्चा क्यों नहीं सोशियोलॉजी पढ़ सकता, भाई एक कॉमर्स वाला बच्चे का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इतिहास को तो बड़ा रुचि कर, क्यों नहीं पढ़ सकता वो हिस्ट्री को, आप बताइए। तो बड़ी अच्छी चीज़ है लिबरल एजुकेशन। यदि आप मेरे से सबसे पहली बात मेरे पसंद की पूछेंगे तो मुझे जो लिबरल एजुकेशन है ये मुझे सबसे इसमें पसंद आई। मैं से ये हो सकता है आपको कैसी लगी, आप इसमें ज़रूर देखेंगे इसको आराम से। सभी ज्ञान की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना, अवधारणा जैसे कि आज हम देख रहे हैं, वास्तव में बच्चा रट्टे की तरफ ना जाए, क्रैमिंग की तरफ ना जाए, वास्तव में उसको अवधारणा क्लियर हो, वो उन चीज़ों को समझ पाए। मुझे थोड़ी सी एक बात और याद आ गई कि किसी साथी ने मेरे से कल पूछा शाम को, नहीं आज सुबह, कि भाई आपने इसका टाइम 12 बजे क्यों रख दिया, शाम को रख लेते। तो हमने ये 12 बजे समय इसीलिए रखा है क्योंकि मोस्टली सभी अध्यापक साथी इस समय स्कूलों में होंगे। यदि हम 3 बजे के आसपास को रखते तो कोई रास्ते में होता, कोई साथी 5 बजे विभिन्न साथी अन्य कार्य करने लग जाते हैं। अब स्कूल समय में कुछ नई चीज़ जानने के लिए या हम खाली बैठे कम से कम शिक्षा नीति को पढ़ लें। कहीं ऐसा तो ना हो कि शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो जाए और हमें पता ही ना चले किस तरीके से होगी। तो इन सारी बातों को आराम से चर्चा करने के लिए इसका ये वाला समय रखा है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। हम इसमें थोड़ी बुकलेट की साथ सहारा लेंगे क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट या पेज टू पेज चलना है। तो पहले जो +2 प्रणाली थी उस +2 प्रणाली को इसमें अब बार बदल दिया गया है। काफ़ी समय से अध्यापक साथी कहते रहते थे कि प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी है, हमारे पास प्री प्राइमरी नहीं है। तो वास्तव में इस समय इसमें प्री प्राइमरी ले ली गई है। और यदि हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की बात भी करें तो उसमें भी ये बात है कि 2 साल से लेकर और जो 8 साल का बच्चा होता है वो उसमें मैक्सिमम सीख पाता है, मैक्सिमम चीज़ों को समझ पाता है। इसमें बात आगे भी बात समझेंगे जब 3 भाषाओं का नाम आएगा
तो भाई 3 भाषाएं तीसरी चौथी पांचवी में 3 भाषाएं क्यों कर दी गई, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस एज में ही बच्चा मैक्सिमम चीज़ें सीख पाता है। आप जब देखते हैं छोटा बच्चा हिंदी है या जो पंजाबी जो उसकी मातृभाषा है इसी एज में सीखता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक कहता है बच्चा मैक्सिमम सीख पाता है। तो यह 3 भाषाओं को आगे हम जिक्र पढ़ेंगे। तो जो पहले जो प्रणाली थी उस प्रणाली को अब हमने बदल दिया गया है, इसको 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4। आपने विभिन्न चैनलों में इसके बारे में आराम से पढ़ लिया होगा कि जो पहले 3 साल हैं वो आपके बच्चे के प्राइमरी से भी पहले का स्टेप है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ECC के बारे में भी क्या ये जो इसमें बारे में क्या किया जाएगा। तो इसमें कुछ साथियों के प्रश्न थे कि भाई जो पहले 5 साल है, जो 3 साल जो आंगनवाड़ी या जो प्री प्राइमरी का वर्ड दिया गया है, ये बच्चा कहाँ करेगा? क्या स्कूल के अंदर होगी ये? क्या ये आंगनवाड़ी में बच्चा सीखेगा? तो इसका क्या होगा और किस तरीके से लागू होगा? तो सबसे पहले हम, क्योंकि मैंने पहले बताया, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जो पहले 3 साल हैं बच्चे के 3, 4, 5, इस समय बच्चा देखिए, यदि आप प्री प्राइमरी शुरू करना चाह रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भी सभी आंगनवाड़ी बंद कर दो, प्री प्राइमरी स्कूलों में शुरू कर दो। नहीं, उन आंगनवाड़ियों को दो, इसमें ओब्लिक में दोनों चीज़ दी गई हैं, आंगनवाड़ी ओब्लिक प्री प्राइमरी। वो इसलिए दी गई है कि जहाँ आंगनवाड़ी हैं, फिलहाल जो उनके वर्कर हैं, फिलहाल जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनकी अच्छी ट्रेनिंग करा दी जाए। इसके अंदर स्पेशल जोर है कि उन आंगनवाड़ी वर्कर की स्पेशल ट्रेनिंग करा दी जाए। वो क्लस्टर के अंदर होगी, उनको भी, जैसे कि आपको पता है 3 साल से लेकर और 18 साल तक के बच्चों को RT के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को आंगनवाड़ी के अंदर ये बच्चा सीखेंगे, आंगनवाड़ी के वर्कर की ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल अपने पास वही कैडर है। और जैसे जैसे उसके अलावा जो प्री प्राइमरी जो स्कूलों में खोले जाएंगे उसके अंदर टीचर भी कुछ और लिए जाएंगे। और जैसे जैसे नया कैडर आता रहेगा, क्योंकि अचानक आप नहीं कह सकते हम इतने लेवल पे नए टीचर लेंगे, जो अपने पास है उन्हें हमें तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देकर, कोचिंग देकर। बाकायदा उनकी क्लस्टर के अंदर होगी, 6 महीने की भी है, फिर कुछ 3 महीने की भी है, फिर 1 महीने की भी है। अलग उसके बारे में चर्चा यहाँ विस्तार से की गई है कि उनको किसी तरीके से इस लेवल पर लेके आया जाएगा ताकि वो भी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। और उसके बाद धीरे धीरे आवश्यकता के हिसाब से नया कैडर बनाकर नए कैडर की भर्ती बाकायदा उनकी क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाएगी और क्वालिफिकेशन बेस पर भर्ती होती चली जाएगी। और वो अध्यापक उसी प्रकार से प्री प्राइमरी को करवाते, प्री प्राइमरी शिक्षा सुनिश्चित करते चले जाएंगे। यहाँ पर पियाजे की थ्योरी को अपनाया गया है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, कैसे बच्चा चीज़ों को समझेगा, उसके बारे में इसमें स्पेशल इसमें फोकस किया गया है। उसके बाद पहली और दूसरी क्लास में किस प्रकार से आप उन बच्चों को करा पाएंगे कि जैसे हमने पहले इसमें पढ़ा कि फाउंडेशनल शिक्षा जो थी 2 भागों में थी, आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के 3 साल और प्राथमिक स्कूल के पहली और दूसरी। तो यानी इसको हमने फाउंडेशन लेवल पे मान ले। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी से 5वीं वाले बच्चों के बारे में, जो तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों पर है। यहाँ सबसे पहले मतभेद उभर के आते हैं, यहाँ मतभेद उभर के आते हैं। यहाँ जब 3 भाषाओं का जिक्र आता है तो दक्षिण के क्षेत्रों में ये कहते भी हमारे ऊपर हिंदी भाषा थोपी जा रही है, उत्तर के में आए कि हमारे पास ये भाषा थोपी जा रही है। यहाँ जो मैं 2 चीज़ों पे मेन फोकस करना चाहूँगा, एक तो सभी भाषा शिक्षकों को, जो पंजाबी के भाषा शिक्षक हैं जिनके मेरे पास प्रश्न आए थे जी हमारे लिए क्या इसमें नई चीज़ है, एक संस्कृत के शिक्षकों को कि हमारे लिए इसमें क्या चीज़ है, क्या जिक्र है कि संस्कृत हम कैसे करा पाएंगे, तो बिल्कुल जिक्र है। यदि आप ध्यान से बात समझेंगे तो जब 3 भाषा होंगी मातृभाषा के अलावा, जैसे बार बार में इसमें बात कही जाएगी कि मातृभाषा में शिक्षा होगी, मातृभाषा के अलावा 3 भाषाएं और होंगी। तो कुछ साथियों के प्रश्न थे जी इंग्लिश मीडियम का क्या होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूलों बच्चे उसको बच्चे उसमें ज़्यादा अच्छी प्रकार से सीखते हैं, बच्चे ज़्यादा विकास करते हैं। तो मैं आपको बताऊं ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इंग्लिश सीखना और इंग्लिश भाषा में सीखना। देखिए अंग्रेजी सीखना, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं अंग्रेजी भाषा में सीख रहा हूँ, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों के अंतर को हमें समझना होगा। यहाँ जो मुद्दा जो कहते हैं मातृभाषा में सीखने का कोई आगे भविष्य नहीं है, तो मैं आपको बताऊं जो आपके चाइना जैसे चाइना है, जापान है या विभिन्न, और मातृभाषा में सिखाने का मुद्दा भी कोई नया नहीं है।
इससे पहले की जो शिक्षा नीतियां हैं उनमें भी इस बात की बार बार चर्चा की गई है कि बच्चे का जो शिक्षण है वो मातृभाषा में होना चाहिए। तो पहले ये क्लियर कर दूं कि कोई इसमें नई बात नहीं है कि मातृभाषा वाली, इस बात को बार बार इसलिए डाला जाता है क्योंकि वास्तव में बच्चे को सिखाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका ही उसकी मातृभाषा में सिखाने का है। जिस आप जो बाकी 3 भाषा या जो अंग्रेजी भाषा को जो बारे में बात आ रही है वो हम उसको भाषा शिक्षण से ले लें, पर उसको अंग्रेजी भाषा में सीखना, अंग्रेजी मीडियम से मतलब अंग्रेजी माध्यम से सीखना और अंग्रेजी सीखना को अलग अलग तौर पे समझें तो हम इस चीज़ को हमसे समझ पाएंगे कि भाषा इसका कितना महत्व है। आप सभी साथियों को भी अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलने में समझने में बड़ी आसानी होती है, चीज़ को समझने में और अपने विचारों को, अपने आइडिया को तैयार करने में, उसको एक सही रूप देने में आप जितनी अच्छी तरीके से, क्योंकि सबसे पहले आप यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपकी मातृभाषा पंजाबी है, तो आप कभी भी अंग्रेजी में नहीं सोच पाएंगे। आप उस चीज़ को पहले अपनी मातृभाषा में सोचेंगे, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करेंगे उस भाषा में, फिर आप उसको उसमें बताएंगे और वहाँ तक बताने में जो आपके भाव थे, जो आपका वास्तविक अर्थ था, वो कहीं ना कहीं आपका खत्म हो सकता है। तो आप मातृभाषा की बात वास्तव में पिछली नीतियों में कही गई है और संसार में जहाँ भी वास्तव में मुझे अच्छी शिक्षा नीति लगती है, मैंने विभिन्न देशों की जब शिक्षा नीति स्टडी करी तो वास्तव में मातृभाषा, चाहे चीन की वो भाषा हो, चाहे जापान की हो, अन्य देशों की हो, सबसे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। अपने अंदर ये सोच है, बिल्कुल है कि भाई यदि हमें बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कराएंगे तो ही बच्चा कामयाब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम विभिन्न चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे तो चीज़ नहीं निकल के आएगी। वैसे भी अंतर ये रखिएगा कि कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना और इंग्लिश भाषा को पढ़ना, आप इंग्लिश भाषा सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम और भी 3 भाषाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें प्राइमरी क्लास के अंदर 3री, 4थी, 5वीं के अंदर 3 भाषाओं का जिक्र है और उसमें ये कहते हैं कि कम से कम 2 भाषा हिंदुस्तान की हो और 1 भाषा बाहर की हो। कितना बढ़िया होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने अमेरिका में रंग भेद की नीति के बारे में टकराहट देखी होगी, तो भारत के अंदर इतनी भाषा और इतनी बोली है कि उसके अंदर भी टकराहट होती है। दक्षिण मलयालम बोलने वाला है, ये तेलुगु बोलने वाला है। आपने देखा होगा कि विभिन्न स्टेट का बंटवारा के आधार पर हुआ है। आप जो ध्यान से पढ़ेंगे ये स्टेट किस बेस पे बटे हैं, तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भाई द्रविड़ ये है, ये वो है, 3 भाषा, और बच्चे इसमें मैक्सिमम सीख भी पाएगा तो बड़े बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आप देखना कि बड़े होने के बाद हम कोर्स करते हैं ट्रांसलेटर का कि हम जापानी भाषा बोलना चाहते हैं, BA क्या होता है कि हमें बाहर जॉब मिल जाए, या हमें ये वाली भाषा सीखना चाहते हैं ताकि हमें बाहर जॉब मिल जाए। अरे अब तो हमें प्राइमरी लेवल पे मौका मिल रहा है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये। इस चीज़ को, बड़े कंसेप्ट को सोच के देखिए कि हमें, अच्छा उसके साथ साथ जो अपना लोकल कल्चर है, लोकल बोली है, उनका एक साहित्य भी तैयार होगा। एक विभिन्न, आप जो बचपन में कहानियाँ आपने अपने दादा दादी से सुनी थी, वो देखी थी, कहाँ है वो बताइए आप। एक तरफ तो स्कूल अंग्रेजी माध्यम में किए जा रहे हैं, दूसरी ओर मातृभाषा सिखाने की वकालत की जा रही है। सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा नीति अब आई है और मैंने ये बात पहले कहा कि ये सिर्फ एक दस्तावेज है, कैसे लागू होता है, किस प्रकार से लागू होता है अरुण जी, ये डिपेंड करेगा आप सबके ऊपर। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है इसके कुछ ही पार्ट लागू हों, बाकी चीज़ लागू ना हो पाए, इसलिए हमने ये आज की चर्चा रखी है कि सबसे पहले आप इसको आराम से ध्यान से इसकी शब्द टू शब्द, वाक्य टू वाक्य इसको चीज़ को समझ लें, ताकि इसको सही तरीके से जब कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए और आप ये कोई ये कहे कि भी शिक्षा नीति के आधार पर है, तो आप ये कह पाए कि भी शिक्षा नीति के आधार पर ये नहीं है, उस शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया है, आप ये बात बता पाए। यही अपना आज का पर्पस था इस मीटिंग को रखने का, क्योंकि अभी मैं कई जगह देख रहा हूँ कि ऐसे है, कोई इसका विरोध है, कोई कुछ है, तो पहले हम चीज़ों को ध्यान से पूरे को समझना। देखो, मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते रहें, आप ना करवा पाए। मैंने ये बात तो नहीं कही कि जो कि क्यों ये लागू हो जाएगी, ये अब सरकार को देखना है, आप लोगों को देखना है, आप लोगों का एकता, आपका मिशन कैसे आप उस लेवल पर लेके जा पाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल ड्राफ्ट के ऊपर बहुत ही कम आदमियों के सुझाव गए थे, पर जब हमने नवोदय क्रांति प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 सेशन करे कि भी पूरे ड्राफ्ट के ऊपर हमने चर्चा करी, तो उसके बाद स्टेट के अंदर, देश के अंदर, विभिन्न NGO के अंदर, विभिन्न यूनियंस के अंदर सुझाव वहाँ पर गए। जितने सुझाव ड्राफ्ट बनने से पहले गए थे, उससे 3 गुना सुझाव उसके बाद गए हैं।
तो ये आप, क्योंकि ये देखो जो ये शिक्षा पॉलिसी है आपकी या मेरी, हम सभी की पूरी शिक्षा जो अपनी जॉब है इसी के ऊपर रहनी, 2040 में तक ये लागू होगी तो अपनी पूरी इसी के ऊपर डिपेंड रहनी है। अपने जो नौनिहाल हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनका पूरा कैरियर फ्यूचर इसके ऊपर आधारित है। तो आप अपनी बात किस प्रकार से अच्छी प्रकार से रख पाते हो, कैसे इसके बारे में आप, क्योंकि समाज कभी भी उन आदमियों की वजह से परेशान नहीं हुआ, बुरे आदमियों की वजह से। समाज हमेशा उस वजह से नुकसान में गया है कि जब अच्छे आदमियों ने चुप रहना शुरू कर दिया। इस बात को हम भारत की 1857 की क्रांति से समझ सकते हैं। हमारे देश के ऊपर कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने राज किया। राज किस लिए किया? क्योंकि ज़्यादातर आदमी चुप रहे, धीरे धीरे वो अपने देश के ऊपर राज करते चले गए। पर जब आम जनता के अंदर जब जागृति आई, उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया तो देश अपना आज़ाद हो गया। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि इस पॉलिसी को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात को दबंग तरीके से कह सकते हैं कि भाई इसमें ये लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको पहले का एग्जांपल दिया है कि आज के एक न्यूज़पेपर के अंदर बात लिखी हुई निजीकरण के ऊपर, शिक्षा नीति के अंदर बात देती कि भाई शिक्षा नीति के अंदर ऐसा को ऐसा कर दिया जाए, उसको पढ़े। पर यदि हमें ध्यान से इसको कंसेप्ट को न पढ़ा हुआ तो हम कह सकते नहीं भाई इस बात को आप ऐसे घुमा के बता रहे हैं, बात ही इस तरीके से है। तो इसलिए मेरा पर्पस था बताने का इसमें कि तो हम जो बात कर रहे थे कि भाई किस प्रकार इन चीज़ों को लागू होगा, तो अब हम जो इसमें बात कर रहे थे कि भाई कैसे किस प्रकार आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी, वहाँ तक मैं बात क्लियर होगी। फिर हम तीसरी चौथी पाँचवीं पढ़ा कि उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में मातृभाषा का क्या इसमें योगदान होगा, कैसे 3 भाषाएं इसके अंदर योगदान करेंगी और अंग्रेजी भाषा इसके अंदर क्या योगदान करेगी। अब हम 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर हम जिक्र करें तो 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर बच्चा कोई एक भाषा भी ले सकता है, कुछ भाषाओं को छोड़ भी सकता है। वो कब करेगा? पर उसको किसी न किसी एक भाषा के अंदर आगे जाके एक्सपर्ट हासिल करना पड़ेगी, विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर वर्णन भी है। तो आप देखिए कि आप जब आप देखते हैं विभिन्न जगह के तो आपको दुभाषियों की जरूरत पड़ती है। विभिन्न देशों में जब आप सर्विस करने जाते हैं तो आपको उनकी जरूरत पड़ती है कि हमें कितनी भाषाएं आएँ। जितनी ज़्यादा भाषाएं आप सीख पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका विकास होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप उनके कल्चर से आप उनके क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनकी और चीज़ें, इन सब को आप जब भी जान पाएंगे जब हम चीज़ों को समझ पाएँ। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में। तो उसके बारे में विभिन्न चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं के साहित्य को विकसित किया जाएगा, किस प्रकार उनके बारे में विस्तार से चीज़ें बताते चीज़ आगे निकल के आएंगी। उसके बाद इसमें जो पॉइंट है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना। देखिए इससे पहले भी विभिन्न बारे में बात की गई है कि ड्रॉप आउट बच्चे या आउट ऑफ स्कूल बच्चों को किसी भी प्रकार से हमें स्कूलों में लेके आना होगा। यदि इसके अंदर मोटा मोटा डेटा दिया हुआ है कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक का GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 90.9% है, यानी कि 6ठी क्लास में 10% बच्चे आपके बाहर, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 में 79.3 और 56.5, यानी कि 12वीं क्लास के अंदर लगभग 46% बच्चे मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं। और जब मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूं तो इस शिक्षा नीति के अंदर ये अपना लक्ष्य है कि 2035 तक हमारा हायर एजुकेशन के अंदर GER 50% हो जाए। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अगले 15 सालों के अंदर हम सिर्फ लक्ष्य क्या बना रहे हैं कि 50% बच्चे ही हमारे कम से कम हायर एजुकेशन में एनरोल तो हो जाए। तो आज कितने होंगे भाई? 15 साल बाद का अपना लक्ष्य हम 50% बना रहे हैं, तो आज कितना होगा अपना? क्या लग रहा है आपको? 25। और हमें बालिकाओं की बात करें तो शायद 10 या 12, क्योंकि जब 11वीं क्लास के अंदर ही अपना 56 पॉइंट नामांकन है तो 50 तो अपने सीधे घट गए। उसमें से कितने बच्चे अपने जा पा रहे हैं कॉलेजों में? तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो ड्रॉप आउट रेशियो है इसको किसी भी प्रकार से ये कह रहे 100% ड्रॉप आउट, 100% हर बच्चे का स्कूल में नामांकन हो। उन जो बच्चे किसी वजह से बाहर हो गए हैं उन बच्चों को स्कूल में वापस लाया जाए। बड़ा महत्वपूर्ण इसके बारे में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। SSA, DPP, रमसा और फिर जो है इन सब के प्रयास यही है कि किसी प्रकार से इन बच्चों पर काम हो। पर आप इसमें एक बात महसूस करेंगे कि SSA के तहत या रमसा के अंदर जब जिक्र कि ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों में लेकर आया जाएगा
स्कूल उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न और भी चीज़ें बनाई गई। एसएसए की स्थापना, एसएसए आया, रमसो आया, उसके अंदर भारी स्टाफ भी आया, पर लास्ट में सारा जो दायित्व था किसको ऊपर डाल दिया गया? एक अध्यापक के ऊपर डाल दिया गया। तो इम्प्लीमेंट तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का उसका ये किसकी ड्यूटी है, किस प्रकार चीज़ निकल के आएगी। इस चीज़ को भी हम समझने के आगे कोशिश करेंगे। इसमें उन बच्चों की विद्यालय में वापसी और बच्चों को ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए इसे पूरे प्रयास किए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह जो भी है उन सब के ऊपर भी उनको विद्यालय में लाने के प्रयास किए जाएंगे। उनके लिए विभिन्न प्रकार के NIS अलग, इसमें विभिन्न प्रकार के टर्म्स मिलेंगे आगे, उनको हम बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई इस टर्म्स का क्या मतलब है, तो इसके हम बाद में लेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर इन चीज़ों का जो जिक्र है, जब हम आगे चलते हैं, जब हमने 6 से 8 हमने देख लिया। अच्छा, 6 से एक बात आपने महसूस की होगी कि जब आपने महसूस की हर आइटम आपको चाइना का मिलता है। एक छोटी सी 25 पैसे की टॉफ़ी से लेकर आप हर चीज़ चाइना की ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के साथ बच्चों को स्किल पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों को कोई ऐसी स्किल सिखाई जाए। तो यहाँ पर भी अब ऐसा पहली बार ऐसी बात कही जा रही है कि 6ठी क्लास से ही हम बच्चों को स्किल सिखानी शुरू करेंगे। उसके बाद बच्चा जब कभी बाई चांस किसी वजह से दौड़ से बाहर हो जाए, पढ़ाई किसी वजह से ना कर पाए, नमस्कार जी, तो वो बच्चा उस स्किल को लेके जाए और उस स्किल का यदि वो समाज में जा रहा है तो उस स्किल के साथ वो अपना रोजगार अपना पाए, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण वो कर पाए। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि 6ठी क्लास में स्किल को, जैसे आप देखते होंगे कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में NSQF है, वहाँ पर स्किल सिखाई जा रही, कुछ ट्रेड है, पर अभी धीरे धीरे इन चीज़ों को और भी बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे इन चीज़ों को हर बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा ना हो कि अभी जैसे जो बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वोकेशनल के तहत चीज़ों सीख पा रहा है, उन चीज़ों को आगे क्या कॉलेज में उनको कोई महत्व मिल पा रहा है क्या? उन चीज़ों को कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पर महत्व देने की कोशिश भी की जाएगी। इन चीज़ों पर पूरा आगे फोकस होगा। हम आगे पॉइंट के साथ साथ इन चीज़ों में चलते रहेंगे साथ साथ। तो उसके बाद इसमें कि खेल के ऊपर भी पूरा फोकस किया गया है कि खेल समग्र जो करिकुलम है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, इसको पूरा फोकस होगा, क्योंकि खेल वास्तव में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। ये समुदाय के साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको स्वनिर्देशित कार्य करना है, कैसे अनुशासन रूप में कार्य करना है, कैसे टीम भावना के रूप में काम करना है, कैसे हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, कैसे हम जिम्मेदारी सीख सकते हैं। विभिन्न चीज़ों को हमें खेल ही सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में भी इसमें इन चीज़ों का भी इसमें वर्णन है। बड़ी क्लास के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इन चीज़ों को टोटली भुला दिया गया। अभी जो कि कला क्या है, मानविकी क्या है, विज्ञान क्या है, व्यवसायिक क्या है, एकेडमिक क्या है, इन सभी कौशलों को प्रत्येक पड़ाव पर हर लेवल पर बच्चों को आने, एग्जिट और एंट्री पॉइंट दिए गए हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कि बच्चा किस, मान लो उसने पहली बार ज्योग्राफी ली है तो बाद में उसको लगे कि मैं केमिस्ट्री ले लूँ तो वो ले सकता है, कुछ और सब्जेक्ट को ले सकता है। लचीलापन, लिबरल दृष्टिकोण दिया गया है। आप इसे पूछेंगे कि भाई ऐसा का फायदा क्या है और नुकसान क्या है? तो नुकसान तो आप सभी साथियों ने बता दिए कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं होगा। मैं इसके बारे में कुछ फ़ायदे बताऊँ आपको थोड़े से कि अक्सर जब हमने मान लो कि 11वीं क्लास में आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया, कॉमर्स ले लिया, और सर एकल विद्यालय में कैसे होगा ये सब, बिल्कुल जी हम इस बारे में बात करेंगे। कि एकल विद्यालय के अंदर कैसे संभव होगा। यहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्स हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि एकल विद्यालय में संभव नहीं होता। एकल विद्यालय में आपको आर्ट के अध्यापक नहीं मिलेंगे, आपको फिजिकल वाला नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्स पहले भी इसमें जिक्र, पिछली जो शिक्षा नीति थी उनके अंदर भी क्लस्टर स्कूलों का जिक्र है, परंतु यहाँ पर जोर दे के कहा गया है कि क्लस्टर। अब यदि हम आगे जब अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे या कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़े तो वहाँ पर आएगा कि स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या विधा है। अब उसके बारे में आगे इसमें जानकारी लेंगे। इसमें तो इसमें क्या है कि जो अब तक हमने चीज़ों के बारे में पढ़ा कि प्राचीन भाषाएँ होंगी, किस प्रकार इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो
तो पहली जो अपनी पॉइंट थी मातृभाषा का आपको क्लियर स्पष्ट हो गया होगा क्या फ़ायदा। हम जो बात करते हैं कोर्स के लचीलेपन के बारे में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बारे में, आप में से बहुत सारे साथियों ने विषय अपने अभिभावकों के, अपने साथियों के दबाव में या उनकी सलाह से ले लिए होंगे, पर बाद में महसूस हुआ होगा कि ये सब्जेक्ट या ये विषय तो हमारे लिए बने ही नहीं। आपने सोचा होगा कि ये विषय तो है नहीं, मेरा तो केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे मेरे बड़े भाई ने कॉमर्स ली तो मैंने भी कॉमर्स ले ली +1 में, बाद में महसूस किया कि कॉमर्स तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो फिर बाद में सोचा नहीं ये मेरे लिए है। तो जब बच्चा उन चीज़ों को देख लेगा तो फिर बच्चा अपने लिए फाइनल चीज़ सिलेक्शन कर लेगा, और जब बच्चे को अपनी पसंद की चीज़ मिलेगी तो पहली बात तो वो उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा उसमें, क्योंकि उसका पसंद का सब्जेक्ट है। जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बहुत पसंद आते हैं, पर मैं उनको टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ सकता। मुझे वो चीज़ समझने के लिए मुझे चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना, मुझे 2 लाइन में समझ नहीं आएगा, मुझे चंद्रगुप्त पूरा नॉवल पढ़ना पड़ेगा जब मुझे वो चीज़ समझ में आएगी। तो जैसे इंटरेस्ट उसका बनेगा तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। दूसरी जो हम अंक सफीती मुद्रास्फीति जो अंक सफीती इतने बच्चों के नंबर आ रहे हैं तो बाकी बच्चों को क्या होगा, तो इसमें NTA आएगा कि इसमें पढ़ेंगे NT नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि उसमें जब किसी भी परीक्षा में बच्चे को दाखिला लेना होगा तो वो टेस्ट देगा, उस टेस्ट के आधार पर उसका दाखिला हो जाएगा। जब दाखिला हो जाएगा तो उन नंबरों की जो बच्चा उन नंबरों की वैल्यू अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और जो अंक सफीती है उससे अपने बच्चे अंक सफीती के दबाव से अपने बच्चे और उसके स्टेटस सिंबल से अपने अभिभावक और अध्यापक बच पाएंगे। देखिए मैंने 2 अलग 3 बातें बताई आपको कि उसके दबाव से बच्चे बच पाएंगे और स्टेटस सिंबल से कि भी हमारे इतने नंबर आए मेरे बच्चे के, इससे हम भी बच पाएंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में अभी बाद में हम इसको पढ़ के और देखेंगे क्या उसमें लिख पाएंगे। तो पूरे यदि किसी साथी के इतिहास में रुचि हो तो और आपने एक बात महसूस की होगी, यहाँ पर आगे जिक्र आएगा कि बहुविषयक, ये हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे कि बहुविषयक क्या है, तो किस प्रकार से वो लागू हुआ, कैसे क्या है, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि भाई किस प्रकार से हम अपनी स्कूलिंग शिक्षा को आगे लेके जा पाएंगे, कि यहाँ नंबरों के ऊपर फोकस की बजाय यहाँ सारा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस है कि बच्चा अपने आप कैसे सोचे। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या महत्व है, किस प्रकार से काम करता है। एक रिसर्च का एग्जाम्पल भी कि इतने प्रतिशत बच्चे और तरीके सोच पाए। जैसे अभी 3 या 4 दिन पहले मेरे यहाँ बाजू में दर्द हुआ तो मैं एक्यूप्रेशर वाली एक डॉक्टर के पास चला गया। तो एक्यूप्रेशर वाली शॉप के पास उनके विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, जैसे कि ब्लड प्रेशर कम करने वाले, वेट घटाने वाले। तो तो मेरा बेटा आराम से 5 साल का है, वो उसको देखता रहा, उनसे डॉक्टर से पूछता रहा, बात नहीं है, वो काफ़ी बात करता रहा। तो वहाँ पर एक डिवाइस रखी थी कि भाई हाइट इंक्रीज, और आप जब इसके ऊपर ज़्यादातर गर्ल्स स्कूल में साइंस स्ट्रीम भी नहीं होती है, जी हम करेंगे इनके ऊपर सारी चर्चा जी क्या है, हाँ जी। तो जब उसने पढ़ा कि भाई हाइट इंक्रीज, तो उसने कहा डॉक्टर ने कि भाई बेटा ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हाइट इंक्रीज करने के लिए है। अपना नाम सुन के ये छोटू अभी आ भी गए इधर साथ, तो उसने वही हाइट इंक्रीज करने के लिए है। हाँ आप दिखा सकते हो अपना चेहरा, ये है नहीं बेटा, तो आप वहाँ देखो बेटा थोड़ी, कविता एक बार ये चल रहा है, एक बार कविता बच्चे को एक बार ले। तो इसने कहा कि भाई वहाँ पर हाइट इंक्रीज, भाई चाइनीज हैं जो, उनकी हाइट कैसे इंक्रीज हो, जब ये इंस्ट्रूमेंट चाइना से आया है और चाइना वाले तो पहले खुद बेहद छोटे होते हैं, तो उनकी हाइट इंक्रीज कैसे होगी। ये देखिए ये वो शैतान है, ये मुझे अपना सेशन नहीं करने देगा क्योंकि हाँ जी। तो उसके बाद हम इसमें बात कर रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर भी बात करिए किस प्रकार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए अभी आप सभी चीज़ देखेंगे तो स्कूलों को मान्यता देने का कार्य है, स्कूलों के नियम बनाने का कार्य है, स्कूलों के विभिन्न चीज़ों का एक ही चीज़ के पास DSC के पास है, पर यहाँ पर इस चीज़ को बदल दिया गया है। हम आगे हायर एजुकेशन में देखेंगे कि मान्यता कौन कैसे देगा, उसी पर स्कूलिंग की मान्यता कौन देगा, सरकारी स्कूलों को तो कौन देखेगा, उसके बारे में इसमें चीज़ों को दिया गया है। आप विभिन्न प्रकार के जो कोचिंग सेंटर, जब हम +1 या 9, 10 की बात करें, हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, अभी विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर
बहुत तेज़ी से उभर आए हैं, क्योंकि उनको पता है अभिभावक को क्या चाहिए, अध्यापक स्कूल को क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से वो बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। एक प्रश्न लिखवाया, उसका रट्टा मरवा दिया और फाइनल हो गया। जैसे हम भी अक्सर क्या करते हैं कि स्कूल में हमने माई फ्रेंड का ऐसे बच्चों को लिखवाना है, हम लिख देंगे भाई ये बच्चे, ये मेरा दोस्त है, इस क्लास में पढ़ता है, इसके पिताजी डॉक्टर हैं, इसकी माता अध्यापिका हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर क्या हर बच्चे के माता पिता डॉक्टर अध्यापिका होते हैं क्या? किसी के माता पिता किसान भी हो सकते हैं, किसी के माता पिता मजदूर भी हो सकते हैं, किसी के माता पिता कोई और बिजनेस भी हो सकते हैं। तो बच्चा उसके बारे में अपने आप नहीं सोच पा रहा। यहाँ पर अब जो आगे बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जो परीक्षाएं होंगी, वो उसके ऊपर आधारित होंगी कि बच्चे ने अपने हिसाब से क्या सोचा, बच्चे की थिंकिंग क्या कह रही है, उसके सारे मार्क्स होंगे। ना कि मार्क्स इस चीज़ के होंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ था या उसको उसमें क्या पढ़ाया। जैसे मुझे याद है कुछ समय पहले एक राजस्थान के साथी में बुक में था कि अकबर महान है, पर उस बच्चे ने लिख दिया कि अकबर महान नहीं है, महाराणा प्रताप महान है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ा था। तो उस बच्चे के बारे में वो लंबा कोई प्रोसेस चला, ये चीज़ ऐसे हुई। जब तक यह लागू ना हो, चर्चा करना थोड़ी जल्दबाजी है। नहीं, चर्चा अभी करना चाहिए, चर्चा अभी करनी चाहिए। लागू तो जब होगी जब हम चर्चा करेंगे। पता नहीं कितनी पॉलिसी आज तक आई, कितने नियम आज तक बने। जैसे मैं आपको बताऊं कि हर पॉलिसी के अंदर ये कही जाती है कि जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, बजट का 20% खर्च होना चाहिए। पर यदि हम इन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं करेंगे तो लागू नहीं होगी। विभिन्न जब तक एक बात कहते हैं ना कि अपने अधिकार आप मांगेंगे नहीं, आपको नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ को आपको समझना, चर्चा ही जल्दबाजी नहीं है। अब ये सही समय हमने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि अब तक टीवी के ऊपर चर्चा की जा चुकी थी, अखबारों मैगजीनों के अंदर इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। अब समय था विस्तार से इस चीज़ को समझने को, ताकि आप लोग अपने अंदर सिर्फ उन चीज़ों को देखकर कोई अवधारणा ना बना लें, अपने कंसेप्ट को ऐसा ना सोच लें कि ऐसा होगा। तो हम जो बात करें किस प्रकार के एग्जाम होने जा रहे हैं, वो उसके ऊपर है। चुनाव के विकल्प होंगे, हर बच्चे को 2 मौके मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, और काफ़ी कम सामग्री का टेस्ट होगा, बहुत कम विषय पॉइंट वाइज का टेस्ट होगा। जो फालतू जो करिकुलम आपको लगता है कि बिना बात के उसको हटा दिया जाएगा, उसका कोई औचित्य, हम पता नहीं कितनी चीज़ें ऐसे पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, फील्ड में काम ही नहीं है, तो उन चीज़ों को इसमें हटा दिया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे, दोनों तरह के प्रश्न होंगे, पर टोटली इसके ऊपर डिपेंड होंगे ये। उसके बाद किस प्रकार से इसकी असेसमेंट होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटली अवधारणा इसके ऊपर डिपेंड है। इसमें अलग चीज़ को बदला, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, अब उस टेस्ट को बनाएगा कौन? एनटीए को। किस प्रकार मूल्यांकन होगा? तो एनटीए एक पूरा एक, जैसे यूजीसी है, यूजीसी हम टेस्ट लेती है, नेशनल लेवल पे ऐसा टेस्ट होगा कि किसी भी परीक्षा से पहले अब ये ना हो कि बच्चे को ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है, बच्चे के नंबर 550, बच्चे के नंबर जी 500-600 में से बच्चे नंबर तो जी 400 नंबर आ गए, क्या करूँगी? तो कोई टेस्ट दे ही नहीं पाएगा। अरे भाई कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं, वो टेस्ट दे पाएगा, एनटी में बैठ पाएगा, वहाँ पर वास्तव में उसकी परख हो पाएगी, किस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, चीज़ निकल के आएगी वहाँ पर चीज़ें, और हम उस अंधी दौड़ से मुझसे बाहर निकल पाएंगे। जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी होगी वो उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा साल में कम से कम 2 बार लेगी, और उसके बेस पे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट टेस्टों के ऊपर दाखिला और फेलोशिप वगैरह भी होंगी। विशेष मेधावी प्रतिभा वाले छात्रों के लिए भी सहायता के विभिन्न रास्ते खोले जाएंगे, उनको फेलोशिप दी जाएगी, और सभी बच्चों को इंटरनेट की सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, टैबलेट देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस इसमें किया जा रहा है। आज घर पे एक सेशन का कुछ गड़बड़ हो गई, बेटा आपने नीचे पैंटी नहीं वो नहीं कर उसको पहन के आए, वो सभी देख रहे हैं, फिर आपके जाओ फिर आना, नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद हम जो बात करेंगे कि ये तो थी अपनी शिक्षा के बारे में, फिर बहुत सारे साथियों जो स्कूल शिक्षा के बारे में, फिर बहुत सारे साथियों के प्रश्न आए कि जो शिक्षक जो है, शिक्षक है, इसके साथ क्या होने जा रहा है, शिक्षक में क्या चेंज होने जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो वास्तव में मैं आपको इसमें बताऊं कि बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ें इसमें निकल के आई। देखिए मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ, एग्जाम्पल रखता हूँ। एक मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई ऑर्थो है, उसके अंदर कोई एनेस्थीसिया, कोई उसमें गायनी है, कोई और डॉक्टर। बेटा चलो अभी आप थोड़ी देर में आइए, आपको मैं कुछ और
नहीं, फिर यहाँ बैठो, साथ बैठो प्लीज। नहीं बैठे बस, प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल प्लीज नहीं। अब दिख रही है, देखो इसको देख सकते हो आप, तो फिर बैठो फिर आराम से। नहीं बैठूंगा। नहीं बैठो। मैं नहीं बैठूंगा। तो इसमें जो हम वास्तव में क्या, शिक्षक जो है, हम अक्सर अभी 5 सितंबर आएगा और विभिन्न चीज़ इसमें भरी मिलेंगी कि भाई शिक्षक का आधार है। शिक्षक चाणक्य की उक्ति पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ का सर्जन करना। और एक बार ले जाकर बताइए वो गेट बंद कर लेंगे, 5 बार गेट बंद कर लेंगे, एक घंटा में। तो इसमें भविष्य का निर्माण करते हैं, आप विभिन्न प्रकार की हम चीज़ें पढ़ पाते हैं, पर जब आप वास्तव में होगा क्या, तो मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अंदर ऑर्थो भी है, गायनी भी है, स्किन एंड विडी का भी है, पर क्या उनमें कुछ छोटा और बड़ा है क्या? मेरा प्रश्न है, क्या उनमें कुछ छोटा और बड़ा है क्या? क्या ये होता है कि दांतों का डॉक्टर छोटा होगा और गायनी डॉक्टर बड़ा होगा, या बच्चों वाला डॉक्टर छोटा होगा और ऑर्थो वाला डॉक्टर बड़ा होगा? कुछ ऐसा है इसमें? कोई साथी मुझे इसमें लिख के थोड़ा बता दे कि भी जो हॉस्पिटल के अंदर जो विभिन्न जो डॉक्टर होते हैं, क्या उनमें कोई डॉक्टर छोटा बड़ा होता है क्या? कि दांतों वाला डॉक्टर छोटा है और वो वाला डॉक्टर बड़ा है, ऑर्थो वाला डॉक्टर बड़ा होता है, ऐसा कुछ है? मैं फिर मेरी बात रिपीट करता हूँ कि जो एक हॉस्पिटल है जिसके बारे में विभिन्न तरह के डॉक्टर हैं, अपना रोहतक की, क्या उनमें कोई कि भी दांतों वाला डॉक्टर छोटा है, हार्ट वाला बड़ा डॉक्टर है, ऑर्थो वाला बड़ा है, और जो गायनी है वो छोटा है, और जो बच्चों को देखता है वो बड़ा है? ऐसा कुछ है? नहीं होता। उसमें सभी डॉक्टर बराबर होते हैं। आपको जिस चीज़ की तकलीफ हो, आपके दांत में दर्द हो तो आप दांतों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको यदि कान में प्रॉब्लम है तो आप ENT वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी जहां आपकी प्रॉब्लम है आप उसके पास जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। और जब उसकी प्रमोशन की जाए, देखिए पहला मेरा प्रश्न था कि वो सब बराबर हैं या छोटे बड़े हैं, तो आपने कहा कि वो सब महत्वपूर्ण, सब अपनी जगह पर ठीक है, बिल्कुल आपकी सही बात है। अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे रखता हूँ, दांतों वाले डॉक्टर को प्रमोट करके मैं ये कह दूं आप हार्ट वाले डॉक्टर, आप आज से आप हृदय के विशेषज्ञ हैं, आपको ये बना दिया गया है, या मैं ENT डॉक्टर को ये कहूं कि आपको प्रमोट करके अब मैंने गायनी बना दिया है, तो क्या वो वहाँ बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाएंगे? मेरा दूसरा कि दांतों वाले डॉक्टर को मैं ये कहता हूँ मैं आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, और तुझे मैं हृदय रोग स्पेशलिस्ट बना रहा हूँ, हृदय रोग वाले को मैं कह दूँ भाई अब मैं तुझे तेरी प्रमोशन कर रहा हूँ और तुझे मैं न्यूरोलॉजी का डॉक्टर बना रहा हूँ, और भाई ये ENT वाला तेरी प्रमोशन करके मैं तुझे फिजियोथेरेपी का वो बना रहा हूँ? संभव है? बीच में किसी वजह कट गया था, दोबारा मैं फिर मेरी बात को रिपीट करूं कि हमने पहले कहा कि सभी डॉक्टर बराबर हैं, फिर मैंने बात बताई प्रमोशन के बारे में कि क्या दांतों वाले डॉक्टर को प्रमोट करके हृदय रोग का विशेषज्ञ बना दें, हृदय रोग वाले को और प्रमोट करके ब्रेन का बना दें? क्यों नहीं कर पाएंगे आप? क्यों नहीं भाई? किस लिए हम जो केमिकल इंजीनियर को प्रमोट करके मैकेनिकल इंजीनियर का हेड बना देते हैं? किस लिए हम जैसे कंप्यूटर इंजीनियर वाले को उठा के फिटर का हेड बना देते हैं? क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकते, पर हम शिक्षा में तो कर रहे हैं। शिक्षा में तो बराबरी भी नहीं है। शिक्षा में मुख्य 3 तरह के अध्यापक हैं, JBT, TGT, PGT। पर जब कभी आप फील्ड में महसूस करेंगे तो यदि एक JBT को प्रमोट करके, आप कह रहे हो, मैं आप वाले वर्ड कह रहा हूँ, तथाकथित तौर पे जो आप कहते हैं कि JBT का प्रमोट करके TGT बना दिया जाए या TGT को प्रमोट करके PGT बना दिया जाए, तो उसकी प्रमोशन कहाँ हुई भाई? आपने उस दांतों वाले को बना दिया ENT, उसका एक्सपीरियंस तो पहले से 5वीं पढ़ाने वाला था, वो तो वहां बढ़िया बेस्ट था।
हाँ बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। फिर आप उस जेबीटी को प्रमोट, पीआरटी को प्रमोट करके उसको टीजीटी प्रमोट कैसे मान पा रहे हो आप उसको? मेरा प्रश्न आपसे है, उसको आप टीजीटी कैसे मान पा रहे हो कि प्रमोट हुआ? वहाँ तो वो डिमोट हो गया। जिस फील्ड का उसके पास एक्सपीरियंस था, यदि वो दांतों का डॉक्टर था तो आप उसको दांतों के डॉक्टर का रिसर्च हेड बना दीजिए, दांतों के डॉक्टर की यूनिवर्सिटी में उसको एचओडी बना दीजिए, दांतों के डॉक्टर का उसको प्राचार्य बना दीजिए, दांतों के डॉक्टर में उसको सलाहकार बना दीजिए। वहाँ तो मैं उसको प्रमोशन मान सकता हूँ। पर आपने उसको पीजीटी को कह दिया भाई छोटी पोस्ट है, ये बड़ी पोस्ट है, आप कैसे बना सकते हैं? किस शिक्षा में देखिए कितना अजीब और गरीब चीज़ चल रही है। क्या अब यदि मैं तीनों सेनाओं की, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ डॉक्टर के साथ साथ, कि 3 तरह की सेना है, एयरफोर्स, आपकी वायुसेना, नौसेना और थल सेना। क्या आपने कभी सुना है क्या कि जो थल सेना में पहले टैंक चलाता था उसको प्रमोट करके ये कह दिया भाई अब आज से तू प्लेन चलाएगा? अरे भाई उसको टैंक सिखाने वाला बना दो, उसको पर हेड बना दो उसको। आपने कभी सुना है क्या कि पनडुब्बी चलाने वाले को कल से बॉर्डर पे थल सेना का बीएसएफ का हेड बना हुआ भेजा जाएगा? पर यहाँ तो हो रहा है, शिक्षा में ये हो रहा है, क्योंकि हमने पिछली किसी भी वजह से हमने वो चीज़ बना दी कि जेबीटी सबसे छोटा, टीजीटी उससे बड़ा, वो उससे बड़ा। अरे भाई तीनों के अपने अपने विभाग हैं, वो अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। इसमें छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? इस शिक्षा नीति में ये बात बिल्कुल बेहद तरीके से, बढ़िया तरीके से कही गई है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले सुझाव भेजे थे कि वास्तव में सबसे पहले कि जब आपको तीनों चीज़ों में बेहतरीन टीचर चाहिए तो क्यों नहीं तीनों का बराबर रख पा रहे हो? तो इसके अंदर वो बात कही गई है कि तीनों प्रकार के जो इसमें बात स्पष्ट रूप से मैं आपको लाइन पढ़ के इसमें बताऊँ। इसमें लाइन है, पंक्ति, इसमें बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि तीनों ही प्रकार के अध्यापकों को किसी भी प्रकार को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। तीनों प्रकार के अध्यापकों को बराबर समझा जाएगा और बराबर उनको अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के, अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ने के समस्त अवसर दिए जाएंगे। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें यदि आप देख पाएंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं इस पंक्ति को देख लेता हूँ कहाँ वो पंक्ति थी। इसमें मैं उस पंक्ति को हूबहू पढ़ के आपको सुनाऊंगा। इसमें चलो उसको साथ साथ हम देखेंगे वो पंक्ति इसमें कहाँ थी। हम जो इसमें बात कर रहे थे कि भी शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, तो इसमें देखिए आपने एक बात महसूस की होगी कि एजुकेशन वर्क से पहले जितने भी चाहे आपका MBBS है, बीटेक है, BA है, या और जो भी आपकी डिग्री कोर्सेज हैं, जो भी आपके व्यावसायिक कोर्स हैं, वो सभी 4 साल के हैं। सिर्फ एजुकेशन के अंदर बीएड ही ऐसी थी जो 1 साल, यदि पर हम ध्यान से उसको समझे तो लगभग 8 या 9 महीने की बनती थी। तो क्या उसके अंदर, और आप देखेंगे तो बीएड या डीएड कॉलेज कितने प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं और सब में उस प्रकार की सुविधा भी नहीं है, तो वो क्वालिटी शिक्षक हम नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ पर इसमें फोकस किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे दूसरी मैंने बताई शिक्षकों के बारे में आगे हम करेंगे। दूसरी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वो लगी कि शिक्षकों की जो डिग्री है वो 4 साल की होगी, बीएड की तरह है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। उन 4 साल के अंदर वो जो अपने भावी शिक्षक बनेंगे हर चीज़ के अंदर अपना बेहतरीन चीज़ को समझ पाएंगे, पूरी शिक्षा की पूरी पैडागोजी को, विभिन्न अन्य प्रकार की चीज़ों को पूरी समझ पाएंगे और साथ साथ जो विषय लेना चाह रहे हैं उस विषय के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वैसे तो इसमें तीनों तरह की शिक्षा इसमें बीएड मिलेगी आपको। 4 साल की भी है, इंटीग्रेटेड बीएड भी है, 2 साल की भी है, कोई बीए के बाद करना चाहेगा तो 2 साल की है, कोई पीजी है तो उसके लिए 1 साल की भी है। पर यदि +2 के बाद है तो सबसे बढ़िया चीज़ 4 साल की है। जिस प्रकार आपके MBBS 4 साल की है, आपकी बीटेक 4 साल की है, आपकी BA इसमें 4 साल की होने जा रही है, तो बीएड को भी 4 साल का बनाया गया है। मेरी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे इसमें पसंद आई वो ये आई है, इसके अंदर से क्वालिटी जो शिक्षक है उनमें गुणवत्ता आएगी। 9 महीने के हम कुछ प्रॉपर देखिए, हो सकता है कुछ साथी अच्छा सीख पाए हों, पर मुझे नहीं लगता हम इतना बेहतरीन सीख पाएंगे उसमें। तो 4 साल में बच्चा काफ़ी कुछ बेहतरीन तरीके से इसमें सीख पाएगा और अच्छे शिक्षक निकल के आएंगे। उसके बाद TET शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक बात और भी कही गई कि साथी मेरे से प्रश्न था कि जी क्या ये चीज़ अभी भी चलती रहेगी क्या? भाई गेस्ट टीचर हैं, पैरा टीचर हैं, शिक्षक कर्मी हैं और भी, तो इसमें स्पेशल कहा गया है कि भाई
उसको जॉब सिक्योरिटी हो, परमानेंट अध्यापकों की भर्ती की जाए, गुणवत्ता वाले अध्यापकों की भर्ती की जाए। बढ़िया। आज से पहले जो सिफारिश बेस पर या किसी और बैकडोर रास्ते किसी भी तरीके से लगते आए हों, इसमें पहली बार 4 साल बच्चा बीएड पढ़ेगा तो नेचुरली बातें गुणवत्ता वहीं से निकल के आएगी। उसके बाद टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा कही गई है, और उसके अलावा पेडागोजी के उसके टेस्ट, उसके बाद कम्प्लेक्स बेस पे, इंटरव्यू के बेस पे। किसी ने कहा कि भाई आप इसको एक बेस पे पैमाने पर कैसे माप सकते हैं जी, ये साक्षात जो इसमें इंटरव्यू गलत है। नहीं, इंटरव्यू इसमें गलत नहीं है। इंटरव्यू का एक तरीका, इंटरव्यू एक अच्छी चीज़ है, पर उसका तरीका ऐसा हो कि पारदर्शी हो, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि उसने नंबर तो ले लिए, पर क्या उसमें वास्तव में कोच की आपने एक बार महसूस की होगी कि क्या सभी खिलाड़ी अच्छे कोच साबित होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक अच्छा खिलाड़ी तो अच्छा रहा है, पर वो अच्छा कोच साबित नहीं हुआ। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा कोच जो अच्छा खिलाड़ी तो नहीं था, बहुत कम उसने मैच खेले थे, पर कोच बड़ा अच्छा साबित हुआ। सर नए शिक्षक तो नई शिक्षा नीति के अनुसार होंगे, लेकिन वर्तमान शिक्षक क्या सिर्फ 6 महीने के डिप्लोमा से तुरंत तैयार कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, आपने जो इसमें बात करी डिप्लोमा से, मेरा अभिप्राय सिर्फ वो था कि जो फिलहाल जो बड़ी बात सोची ना कि जो इतने सारे जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो और सारे लगे हुए हैं, तो क्या हम उन सबको हटा दें? क्या विभिन्न तरीकों से और जो शिक्षक लगे हुए हैं जो आज विभिन्न, और यदि फिर और इन चीज़ों के बारे में जो रेगुलर टीचर हैं, पीआरटी एंड टीजीटी, वहाँ भी समझ, तो हमें जो फिलहाल जो हैं उनका तो हमें गुणवत्ता का विकास करना। मैंने 6 महीने बाद स्टॉप नहीं की, मैंने अभी 6 महीने का है, 1 महीने का निरंतर निरंतर विकास करने के प्रयास किए जाते रहेंगे। इसमें एक अच्छी बात और भी है इसमें कि आगे जो अध्यापकों की जो प्रमोशन होनी है, जो इंक्रीमेंट लगनी है, जो विभिन्न जो इनाम मिलने हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी सीनियरिटी बेस पे कम है या ना के बराबर है। वो सभी की सभी उनकी क्वालिटी के ऊपर आधारित है कि आपका प्रदर्शन क्या है, क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप अपने विद्यालय को अच्छी प्रकार से चला पा रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग वाले बना पा रहे हैं, क्या वास्तव में आप अपने बच्चों में सृजन शक्ति का विकास कर पा रहे हैं, क्या उसके ऊपर डिपेंड है आपकी सारी चीज़ें। सिर्फ बच्चे के यानी कि जितनी हमें चाहिए बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी उतनी कितनी। आपका बिल्कुल सही बात है कि हम नए टीचरों की बात, नए टीचर आप यदि हम आज भी इस पॉलिसी को लागू करें तो नए टीचर तो 4 साल बाद आएंगे कम से कम अपने पास। तो जो 80 लाख जो वर्तमान अध्यापक हैं पूरे भारत में, उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए भी लगातार उनके जो गुणवत्ता को विकास करने के विभिन्न प्रकार के प्रयासों के बारे में इसमें वर्णन है। क्योंकि हमें सिर्फ इस पे हमको ये नहीं, और सबसे बड़ा जो जिसमें मैंने बताया कि परमानेंट रोजगार की इसमें अच्छी बात कही गई है, ये जो क्योंकि जो अध्यापक साथी इतना अच्छा पढ़ के आया लगा हुआ तो उसको भी सिक्योर मिलना चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ, और होनी भी चाहिए कि सभी साथी इसमें अच्छी प्रकार से में रहें, तो वो उसमें बात कही गई है। उसके अलावा सभी स्कूलों में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, बिजली, कंप्यूटिंग, इंटरनेट, पुस्तकालय, सभी प्रकार की इसमें बातें कही गई है। उसके अभी एक प्रश्न था एक साथी का, क्या हर स्कूल में चीज़ संभव है? तो उसके बारे में बताऊं कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्कूल के बारे में बात कही गई है, जो अभी तक अब सीआरसी या क्लस्टर स्कूल के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ अब किसी भी अध्यापक की नियुक्ति स्कूल के अंदर ना होकर क्लस्टर स्कूल के अंदर मानी जाएगी। यानी कि उस क्लस्टर के अंदर जहाँ भी उस अध्यापकों की आवश्यकता हो वहाँ उन सबसे सहयोग लिया जाएगा। क्योंकि जो छोटे छोटे स्कूल हैं, आपने देखा हो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपके स्टेट के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहाँ 1 या 2 अध्यापक होंगे, 10 या 5 बच्चे होंगे, और उनको बिल्कुल हाशिए पर छोड़ दिया गया होगा। पर अब कॉम्प्लेक्स स्कूल में पोस्टिंग का मतलब है, कॉम्प्लेक्स स्कूल का मतलब है कि जो वहाँ के जो अध्यापक उपलब्ध होंगे वो आप सभी का पूरे कॉम्प्लेक्स में सभी वहाँ पर वो मदद करेंगे। तो बड़ा फ़ायदा होगा कि ड्राइंग का टीचर आपके विद्यालय प्राइमरी स्कूलों में हो, फिजिकल का सारी शिक्षा वाला अध्यापक आपके स्कूलों में हो। देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं आपको बताऊं। 2 मैं एग्जांपल लेता हूँ, शारीरिक शिक्षा यानी कि आपके स्पोर्ट्स, और दूसरा आपका लेता हूँ मैं लैंग्वेज। 2 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा कि अभी तक जो भी सुविधाएँ दी जा रही हैं, ज़्यादातर सुविधाएँ वो अपर लेवल पर दी जा रही हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दी जा रही हैं, जबकि वास्तव में जरूरत किस लेवल पे है, प्राइमरी सेक्टर पे काम करने की आवश्यकता है। मैं इसको 2 एग्जांपल से आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा कि पहला एग्जांपल कि यदि आप किसी बच्चे को जिम्नास्टिक्स सिखाना चाह रहे हैं, जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक सिखाने का कोच भारत किस लिए पीछे आपको पता है? स्पोर्ट्स टैली में चाइना किस लिए आगे है?
हमने जो अपने पीटीआई साथी हैं, जो डीपी साथी हैं, फिजिकल लेक्चरर साथी हैं, कोच हैं, वो सारे के सारे कहाँ लगाए हुए हैं? बड़ी क्लासों में, छठी क्लास में आपको पीटीआई मिलेगा, 11वीं फिर आपको डीपी मिलेगा, फिर आपको फिजिकल लेक्चरर मिलेगा। अब 10वीं क्लास के बच्चों को जिम्नास्टिक सिखाना ज़्यादा आसान है या पहली क्लास के बच्चे को जिम्नास्टिक सिखाना ज़्यादा आसान है? बता दी। अरे बच्चा जब पहली क्लास में प्री प्राइमरी लेवल पर जिम्नास्टिक की मेहनत करे जब तो वो बनेगा। सोचिए आप। तो यहाँ पर इसलिए कॉम्प्लेक्स स्कूलों में हमने ये बात भेजी सुझाव कि वहाँ मेहनत की जाए भाई। यदि आपको बढ़िया खिलाड़ी पैदा करने हैं, ओलंपिक की टैली में अपना देश को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ वो सुविधाएं दो ना। स्कूलों में लैंग्वेज लैब है, लैंग्वेज लैब +2 क्लास में लैंग्वेज लैब आ गई। आपकी जो बोली है, मेरी जो बोली है, मेरा जो शब्दों का उच्चारण है, इस स्तर पे चेंज नहीं होगा। लैंग्वेज लैब की आवश्यकता कहाँ है? प्राइमरी स्कूलों में है। प्राइमरी स्कूलों में लैंग्वेज लैब होगी तो बच्चे को वास्तव में बच्चा उस तरीके की चीज़ को अच्छी प्रकार से बोलना, जो उसका उच्चारण है, जो उसकी बोली सही तरीके से वही ठीक कर लेगा, मेरे से ठीक नहीं होगा वो। तीसरी चीज़, आप किसी इंसान की सोच बदलना चाह रहे हैं, मेहनत प्राइमरी सेक्टर पर जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार किसी आदमी ने किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च कराई और पहले उस रिसर्च को उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 साल के कुछ बच्चों का ग्रुप लिया, उस पर रिसर्च कराया, तो 98% बच्चों की जो सोच थी वो डिफरेंट थी। उस एक पिक्चर थी, फिर कुछ सिचुएशन थी। 98% बच्चों की सोच अलग थी, 2% की ही सोच मिली थी। और उसी टेस्ट को जब उन्होंने आफ्टर पीजी करवाया तो 98% की सोच एक थी और 2% की सोच अलग थी। तो इसका मतलब पढ़ाई ने फ़ायदा नहीं करवाया, नुकसान हमें करा दिया। यानी कि हमें मेहनत करने की आवश्यकता है उस लेवल पर जाके। तो यहाँ पर उन चीज़ को कॉम्प्लेक्स स्कूल का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा उन प्राइमरी या उन हाशिए पे पड़े स्कूलों को जहाँ पर कोई नहीं पूछता। पर वो स्कूल कैसे चलेंगे? वो आप सबकी मेहनत से वो चीज़ आ पाएगी, वरना कॉम्प्लेक्स स्कूल वाला कॉम्प्लेक्स स्कूल में रह जाएगा। वो आप तक जब भी उसका एग्जाम्पल बहुत सारे, चलो फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। फिर हम बात कर रहे थे कि भाई किस प्रकार के शिक्षक, तो शिक्षक की जो उत्कृष्ट जो बढ़िया अध्यापक हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनको पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए और उसका पूरा विस्तार और उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो नेशनल लेवल की टीम बनाएगी। ये नहीं कि अपने लेवल पर कोई चीज़ बना दी, नेशनल लेवल की पूरी टीम होगी जो उसके आधार पर अपनी चीज़ को तैयार करेगी। और एक अध्यापक के एकल चरण, जिस चरण में वो है उस चरण में ही उसको काफ़ी अवसर दिए जाएंगे। प्राथमिक स्तर के, मिडिल स्तर के, माध्यमिक स्तर के ही उसके पूरे पर उसको अवसर मिलेंगे। यदि वो किसी और चरण में जाना चाहता है तो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके अंदर उसको ना तो कोई वेतन का फ़ायदा होगा, ना उसके अंदर उसकी इच्छा शक्ति है, या उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो उसको कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको उसके अंदर के, जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि वो अध्यापक है तो अभी कम अवसर है उस अध्यापक, अब उसको प्रमोशन के तरीके क्या हैं? PRT, HT, TGT, ESHM, आपके लेक्चरर, हाई हेड, प्रिंसिपल, इस तरीके से। पर अब क्या होगा, हर लेवल के इसमें मेरा अभिप्राय है PRT, TGT, PGT कि यदि बढ़िया लीडरशिप है, उसके कौशल है, तो वो स्कूल को सबसे पहले स्कूल में, फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी जिसको हम क्लस्टर लेवल कह सकते हैं, क्लस्टर लेवल पे, फिर BRC ब्लॉक लेवल पे, फिर आपका DIET यानी डाइट लेवल पे, बाइट लेवल पे, और उसके अलावा संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय तक में। देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है कि एक हर लेवल के अध्यापक को सभी लेवल पर समान अवसर मिलेंगे, उसके स्कूल लेवल से लेकर और स्टेट लेवल तक। यानी कि आप एक बड़ी अध्यापक हैं तो आप उस लेवल के लिए ST हो सकते हैं, आप ब्लॉक क्लस्टर लेवल के आप मेंटर रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल के रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं, डाइट या SCRT लेवल पे जा सकते हैं, आप DSC में जा सकते हैं। सभी प्रकार के रास्ते उनके लिए खोल दिए गए हैं। ये बेहतरीन चीज़ है। यदि एक अध्यापक उस लेवल की चीज उसमें गुणवत्ता है तो इसमें सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है।
शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के उस भाव को दोबारा फिर पुनर्जीवित करना होगा। इसके बारे में सारी बातें बताई गई हैं और ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप इनको जब डिटेल में आप पढ़ना चाहेंगे तो काफ़ी चीज़ निकल के आएंगी, किस प्रकार से आगे आप इसमें पढ़ने के आपको इसका अवसर आपको इसमें मिलेंगे। तो शिक्षक शिक्षा, उसके अलावा यदि आप विशेष बालकों की शिक्षा, जैसे हर स्कूल में आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मिलेंगे, तो आपके जो कोर्स है 4 साल का कोर्स है उसमें तो उसको सम्मिलित किया ही जाएगा। पर उसके साथ साथ यदि जो अध्यापक फिलहाल लगे हुए हैं उनके अंदर भी उस स्किल को या उसके जो सेवाकालीन कोर्स के दौरान उसको शामिल किया जाएगा, ताकि आप भी उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों के या उनके शिक्षण कार्य को आप उनको देख पाओ। अब हम चलते हैं कि शिक्षक शिक्षा जो हमने 4 साल की बताई है उसमें क्या है। अब आपने एक बात और महसूस की होगी कभी ना कभी कि अभी जो भी बीएड या डीएड कॉलेज हैं वो एकल हैं। एकल से अभिप्राय है क्या, या जो बीटेक के कॉलेज हैं वो एकल हैं, यानी कि सिर्फ टेक्निकल कोर्स लिए गए हैं, बीएड डीएड लिए गई हैं, तो उन सभी को बहुविषयक बनाने के बारे में इसमें विस्तार से इसमें चर्चा की जाएगी। इसमें आगे विस्तार से इसमें चर्चा है कि किस प्रकार से उसमें जिक्र किया जाए। उसी प्रकार से आपने एक देखा होगा कि जो पीएचडी है, देखिए मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा कि बीए के बाद एमफिल बंद कर दी गई या पीएचडी हो जाए, वो आप इसमें पढ़ पाएंगे। महत्वपूर्ण चीज़ में जो दी गई है कि जो पीएचडी करने के बाद जो स्कूलों के अंदर, जो कॉलेज, जो स्कूलों में तो चलो बीएड ये चीज़ ज़रूरी है, कॉलेज के अंदर किसी साथी ने पीएचडी की और वो कॉलेज में प्रोफेसर लग गया, हिस्ट्री की उसने पीएचडी की या पॉलिटिकल साइंस की उसने पीएचडी की, पर क्या उसने पढ़ाने का तरीका भी सीखा है क्या, हाउ टू टीच। वही बात आ गई ना कि खिलाड़ी और कोच, क्या उसने हाउ टू टीच भी सीखा है क्या पीएचडी में? क्या उसने शिक्षण प्रबंधन के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से सीखा, क्या उसने वो चीज़ की है क्या? उन चीज़ों में जिक्र नहीं है। तो इसमें चीज़ दी गई है कि जो पीएचडी होगी, क्योंकि पीएचडी करने के बाद मोस्टली आदमी प्रोफेसर लगेंगे, कुछ और जब जाएंगे, पर उन्हें पढ़ाना तो सीखा ही नहीं। तो अब पीएचडी के अंदर उन चीज़ों को भी शामिल किया गया है और जो पीएचडी होगी उसको बढ़िया तरीके से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नाम दिया गया। हम आगे पढ़ेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर क्या होगा, उसमें चीज़ को जोड़ा गया। हम आगे इसमें विस्तार से पढ़ेंगे चीज़ क्या है। तो इसमें विभिन्न चीज़ों को जोड़ा गया और उसके अलावा जो बच्चे अपने आसपास के जो कल्चर, आसपास के जो समाज में जो कलाएँ हैं, उन सभी कलाओं को भी साल में 10 या 15 बच्चों को सिखाया जाएगा। आपके आसपास समाज में मूर्ति कला है, शिल्प कला है, किसी और प्रकार की कला है, बुनकर कला है, उन सभी बच्चों को उस प्रकार का ज्ञान भी इसमें दिया जाएगा। समावेशी शिक्षा के बार समतामूलक शिक्षा के ऊपर बार इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी बच्चे की परिस्थितियां उसके ऊपर बाधक ना बन जाएं। इसके ऊपर में फोकस किया गया है कि किस प्रकार हम इसको ध्यान करेंगे। कुछ इसमें अन्य सुविधाएं हैं कि साइकिलों का है, ब्रेल लिपि का है, उन चीज़ों को इसमें जो दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार से हम जोड़े जाएंगे, एनसीसी किस प्रकार खोली जाए, उनका इसमें जिक्र है। उसके बाद इसमें जैसे हमने क्लस्टर के बारे में बताया था, तो जिस प्रकार भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे है, तो सीआरसी यानी जो हम क्लस्टर की बात कर रहे हैं, क्लस्टर को भी इसमें काफ़ी अधिकार दिए गए हैं और वो भी एक अर्ध स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। जो टीचर के प्रशिक्षण होने हैं, अध्यापक जो सर्विस करेगा वो एक क्लस्टर के अंदर करेगा। उसके साथ साथ इसमें शिक्षा के अंदर निजी और सरकारी स्कूलों के आपसी सहयोग और इकट्ठा मिलकर चलने के बीच में प्रयास किए गए हैं और इसमें यह कहा गया कि हर सरकारी स्कूल और हर निजी स्कूल को आपस में जोड़ा जाएगा। यानी एक स्कूल सरकारी है तो उसके साथ एक निजी स्कूल भी जुड़ के कार्य करेगा, यानी जो निजी स्कूल की चीज़ें सरकारी स्कूल देख पाए, सरकारी स्कूल की चीज़ें वो निजी स्कूल आराम से मिलकर एक प्रैक्टिस कर पाए। जो दोनों प्रकार की अभी जो काफ़ी स्कूल में ये चल भी रहा है कि भी उसमें विजिट करेंगे, पर अभी उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, उसको कागजों में या उसको औपचारिक तौर पे लिया जा रहा है। आगे इसमें डिटेल में इसमें चर्चा होगी कि भाई किस प्रकार उसको जोड़ा जाए, किस प्रकार मिल के कार्य करें। यानी कि स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान की जगह मानी जाएगी आगामी यदि सही कार्य करे जाए, और अध्यापकों के लिए भी पूरे सम्मान का और उत्सव का स्थान विद्यालय को माना गया है। इसके अलावा इसमें लाभ के लिए खोले गए अधिकार प्रॉफिट
निजी स्कूलों का बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण और आर्थिक नियंत्रण को जो नहीं कर पाया है उसको रोकने के बारे में भी इसमें बात कही गई है। पर क्या तरीका होगा उसके बारे में इसमें अभी कोई इसमें वर्णन नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ निजी स्कूलों को रोका तो जाए, पर उन स्कूलों को पता निजी रोका से क्या जो उसके प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य को कुछ कम किया जाए, पर जो परोपकारी स्कूल है, जो भलाई करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल जो वास्तव में शिक्षा देना चाहते हैं, उनको साथ भी लिया जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस प्रकार से इस चीज़ को समझा जाएगा, ये एक अलग मुद्दा है। इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें वर्णन आता है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे। तो ये तो थी अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में। लगभग मोटा मोटा मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया है। ये लगभग 51 पेज तक इसमें स्कूलिंग शिक्षा यानी 108 पेज का जो दस्तावेज है, इसमें लगभग आधे पेज के अंदर स्कूली शिक्षा के बारे में और स्कूल शिक्षकों के बारे में इसमें बातें कही गई है। तो बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आप इसको पढ़ें। यदि आप चाहें तो मैं इसके स्नैपशॉट या इसको स्कैन करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रुप में आप लोगों से मैं शेयर भी कर दूँगा ताकि आप इसको जान पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उच्चतर शिक्षा के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, कि हायर एजुकेशन के बारे में इसमें चीज़ें क्या है, कैसे कही गई। तो ये जो हायर एजुकेशन है इसमें हम इस प्रकार से रहे हो जो 21वीं सदी की क्षमताओं का जो विकास करता हो। अब इसमें अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो बच्चा, अभी मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि +1 या +2 के अंदर बच्चों का GER 50% रह जाता है, और हमारा टारगेट उच्चतर शिक्षा को 2035 तक 50% तक लेके जाना है। यानी कि अभी जो हमारा रेशो 25 के आसपास कहीं है, तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा। अब जो बच्चा वोकेशनल एजुकेशन या जो बच्चा NSTU के कोर्स करते हुए +2 से निकला है, क्या उसको हायर एजुकेशन की मान्यता है, क्या उसको वहाँ कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में अब इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसी चीज़ विकसित की जाएगी। अभी क्या है, स्कूलिंग शिक्षा अलग है और हायर एजुकेशन अलग है, उन दोनों का आपस में कहीं भी जुड़ाव नहीं है। वो वहाँ उस लेवल पे क्या सिर्फ इतना ही जुड़ाव है कि भाई जो बच्चा साइंस लेके आया वो BSc में एडमिशन ले सकता है, पर जिस बच्चे ने NSQF से ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था या जिस बच्चे ने +2 क्लास में 9-10 में IT की ट्रेनिंग ली है, वो आगे उसका क्या बेनिफिट होगा, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका इसमें कहीं तो इस बात में फोकस किया गया है कि ऐसी चीज़ें हों कि जो उन बच्चों को आपस में जोड़ पाए। तो सबसे पहले मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात कहूँ तो यहाँ 3 मोटी बातें हैं जिनको हम चर्चा करेंगे। पहली बात है, यहाँ पर जो भी एकल कॉलेज हैं, एकल कॉलेज से मतलब अभिप्राय क्या है, जो एक ही उसके अंदर विषय है, जो एकल कॉलेज जैसे कि B.Ed है या D.Ed है या B.Tech है किसी और प्रकार की, उन चीज़ों को ख़त्म करके बहुविषय के ऊपर ध्यान दिया गया है, क्योंकि हर प्रकार के बढ़िया अध्यापक से मिल पाएँ और बच्चों से नई नई चीज़ें सीख पाए। जैसे आपको याद होगी जो पुरानी भारत में संस्था हुआ करती, नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, वो जितने भी संस्थान थे वो बहुविषयक संस्थान थे। वहाँ पर शिल्प को जैसे आपने देखा भाई 69 कला, कहीं 79 कला मिलेगा, कहीं 84 कलाओं का जिक्र मिलेगा कि ये एक प्रकार की कला हुआ करती। तो यहाँ पर भी उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, कहा गया और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो बहुविषयक होंगी। जैसे कि प्राचीन साहित्य बाण भट्ट कादंबरी में 64 कलाओं के बारे में वर्णन करता है। तो इसी प्रकार यहाँ ध्यान दिया गया है कि यहाँ पर विभिन्न चीज़ों को, विषयों को शामिल किया जाए। अब मोस्टली इन चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ पर 3 प्रकार के ही मेन संस्थान होंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 3 ही प्रकार के होंगे। पहला है टाइप 1 जो रिसर्च यूनिवर्सिटी होंगी। वो क्या होंगे, वहाँ पर 5,000 से लेकर 25,000 तक के बच्चे वहाँ पर पढ़ पाएंगे। 5,000 से लेकर 25,000। फिर उनमें क्या है, वहाँ वो कितने होंगे पूरे भारत में, वो 300 के आसपास होंगे। वहाँ पर क्या होगा, मेनली वहाँ पर रिसर्च होगी, रिसर्च के छात्र वहाँ जाएंगे और रिसर्च के सभी संसाधन उनको वहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। और आप एक बात देखिए कि अब जो रिसर्च हो रही है, जो डॉक्टर या बीजी, क्या वो वास्तव में कोई काम आ पा रही है? तो इस रिसर्च को इस प्रकार बनाया जाएगा कि वो रिसर्च आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई योगदान का साबित हो, उसमें और फ़ायदा उसको मिल पाए। दूसरी प्रकार के विद्यालय होंगे जो जहाँ पर 5,000 से लेकर, यहाँ भी नाम दे रखे कि 25,000 तक के बच्चे हो सकते हैं। ये 1,000 से 2,000 की संख्या होगी।
इनकी संख्या पूरे भारत में 1000 से 2000 होगी। यहाँ पर ग्रेजुएशन के कोर्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स होंगे, डिप्लोमा होंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है, अब की बार जो चीज़ कर दी गई है कि जैसे हम पहले बीए किया करते और बीए में हमें लगा कि 1 साल बीए कर ली, बाद में छोड़ दी, क्या कम आई। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जोड़ी गई है कि यदि कोई छात्र 1 साल कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि कोई छात्र 2 साल कर लेता है तो उसको डिप्लोमा दिया जा सकता है, यदि कोई छात्र अपने पूरी कर लेता है तो उसको डिग्री दी जा सकती है। यानी कि तीनों प्रकार की चीज़ों को ही, ताकि उस बच्चे को ना कोई काम आ जाए। अभी हमने बीए 1 साल कर ली, कुछ अभी बीए जी 1 साल करी थी, छोड़ दी, कोई काम नहीं आती अपने वो 1 साल का सर्टिफिकेट। कोई 2 साल कर ली, छोड़ दीजिए, मजबूरी होगी, कोई काम नहीं आता। पर अब इसमें उस चीज़ को एक सार्थक बनाया गया। यदि कोई बच्चा 1 साल करके छोड़ दे वो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करके छोड़ दे डिप्लोमा करके मिलेगा, 3 साल या जो भी इसको 4 साल डिसाइड किया गया है उसको करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी। तीसरी टाइप के जो आपके जो यूनिवर्सिटियाँ होंगी या जो HC, अभी इसको यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, इसको HCI बोलेंगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोलेंगे इनको। तो जो तीसरे प्रकार के होंगे वहाँ पर 2000 से लेकर 5000 तक के छात्र होंगे और ये इनकी संख्या पूरे भारत में लगभग 5000 से 10,000 होगी। यहाँ पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कराए जाएंगे। और ये जो तीनों प्रकार के जो संस्थान हैं, इन तीनों प्रकार के संस्थान कैसे होंगे, ये संस्थान बहुविषयक होंगे। कोई भी संस्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ एक चीज़ की हो। उनको विस्तार से जी आगे इनको बदलने की प्रक्रिया 2040 तक धीरे धीरे चलेगी। भाई पहले कितने हो जाएं, अब जैसे 2030 तक सोच रहे हैं भी 100 हो जाएं। अब 2030 तक की योजना है कि जो HC1 थे, जो मैंने आपको जो 300 होने चाहिए, वो 100 का लक्ष्य है। तो उसी प्रकार हाउस लेवल का लक्ष्य भी कौन किस लेवल के कितने कितने हो जाएंगे। और इन सभी जो जैसे अभी आप पढ़ते हैं एफिलिएटेड कॉलेज कि ये कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये उससे है, तो धीरे धीरे एफिलिएशन वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। ये 3 टाइप की कैटेगरी होंगी और जब ये मल्टीपल जो ये होंगे तो हर अपनी डिग्री अपने आप दे पाएगा। आपका प्रश्न होगा कि जी पता नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं क्या करेंगी, कैसे करेंगी। तो इसके बारे में पूरी की पूरी विस्तार से नियामक बोर्ड बनाए गए हैं। नियामक बोर्ड के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे एक सेशन पूरा चाहिएगा। तो वो किसी भी सेशन यदि आप नवोदय क्रांति की जो अपने संदीप जी उनसे आप बताएंगे तो उन सभी जो बोर्ड है, जो नियामक बोर्ड है, कैसे कार्य करेंगे, तो हम वो चर्चा उसमें अलग करेंगे। क्योंकि यदि मैं बोर्डों के बारे में चला गया, भाई इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, ये कैसे कार्य करेगा, तो पूरा सिस्टम थोड़ा आप उस चीज़ को इतनी जल्दी से अडोप्ट नहीं कर पाओगे, कहना कि उसमें गड़बड़ है, वो फिर कभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो मुख्य भाई है क्या, किस प्रकार क्या होने जा रही है, हम बाद में जो देख पाएंगे। तो भविष्य की चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा है। उसके बाद आपने एक बात देखी होगी कि इसमें है ना, एक नहीं सभी चीज़ बदली जाएंगी। जो कोर्स जब भविष्य बना दिए, तो जैसे MBBS है, तो उन चीज़ जो MBBS है या जो उनके अंदर भी, जैसे हमने +2 में या 9वीं 10वीं 11वीं में देखा कि आर्ट भी आपकी हिस्ट्री भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, तो उसी प्रकार बड़े जो संस्थान होंगे जहाँ MBBS है उसके अंदर भी विभिन्न विधाओं को पढ़ाया जाएगा। विभिन्न विधाओं मतलब एक्सप्लेन करते हैं इसको। आपके आसपास डॉक्टर होंगे, BAMS डॉक्टर होंगे, MBBS डॉक्टर होंगे, आपके अंदर होम्योपैथिक वाले डॉक्टर होंगे, आपके अंदर इलेक्ट्रोपैथी वाले डॉक्टर होंगे, कुछ विभिन्न तरह के डॉक्टर होंगे। और हम भी क्या होते हैं, अब विभिन्न तरह के डॉक्टरों का हम, और जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी विभिन्न प्रकार की ही हमें दवाई देते हैं। आप BAMS डॉक्टर के पास चले जाना, लिखा होगा BAMS आयुर्वेदिक की बैचलर डिग्री है, MBBS एलोपैथी की मास्टर डिग्री है। तो जो डॉक्टर होगा वो आपको इंग्लिश की दवाई लिख के दे देगा। अब देखना कुछ टैबलेट लिख के देगा, इंग्लिश की दवाई मिलेगी ही मिलेगी, आप चर्चा कभी भी देख लेना। आप MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक दवाई लिख के देगा, कोई टॉनिक ऐसा कुछ लिख के देगा, भाई आप ये ले लो, मिलेगा आपको ऐसा कुछ। उसी प्रकार आप होम्योपैथिक वाले पास जाएंगे, उसे आपको वो भी बता देगा। यानी कि हम भी विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों से, आप भी कभी कि मैं जी ये दवाई तो मैं आयुर्वेदिक लेने लग रहा हूँ, या मैं वो लेने लग रहा हूँ, और ये मैं एक्यूप्रेशर भी करवा के आया हूँ, आप वो सारी चीज़ें भी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी उनके अंदर भी उन विषयों को शामिल किया गया है, ताकि एक अध्यापक उन चीज़ों के बारे में, डॉक्टर उन चीज़ों के बारे में बता पाए। ये इसमें अच्छी चीज़ें हैं। उसके अलावा विभिन्न यूनिवर्सिटी जो इसमें बाहर की जो यूनिवर्सिटी हैं, अब अपने एक बात देखिए कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए,
उसने बीए के 2 साल यहाँ से किए, फिर वो बाहर जाना चाहता है, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं हो रहा, वहाँ कुछ अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसी प्रकार बाहर विदेश गया, विदेश 1 साल पढ़ा, फिर वापस आ गया। अब क्या करें, ना यहाँ की काम आई ना वहाँ की काम आई। तो उनको जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस बच्चे ने 2 साल यहाँ से कर ली तो 1 साल फाइनल साल अपना वो वहाँ से भी कर पाए, क्रेडिट ट्रांसफ़र हो पाए उस बच्चे का, उसके ऊपर पूरा फोकस है। उसी तरह बाहर से करके आए तो यहाँ के ऊपर बड़ा फोकस है। इन चीज़ों के इसमें ध्यान दिया गया है। छात्र प्रेरित सक्षम जो वो है आपका स्टाफ है उसके ऊपर भी ध्यान दिया, किस प्रकार का आपका स्टाफ होगा, क्या चीज़ करेगा, कैसे करेगा, उनके ऊपर भी इसमें ध्यान दिया गया है। उसके बाद इन चीज़ों में है कि शोध के ऊपर किस देश का कितना खर्च होता है, कैसे खर्च होता है। व्यवसाय शिक्षा के ऊपर जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो बच्चे ने यदि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कोई कोर्स उसने कर लिया, उसका हायर एजुकेशन में क्या फ़ायदा है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे, तो व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ने के पूरे प्रयास किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर पूरा फोकस किया गया है। और उसमें सिर्फ एक बार, जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि टेस्ट ले लिया जाता है 3वीं क्लास के लेवल का, फिर 5वीं क्लास के लेवल का, और उसका कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता। अब इसमें प्रौढ़ शिक्षा को स्कूल, अब जैसे अपना स्कूल टाइम में छुट्टी हो गई या संडे को छुट्टी है तो वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा लगाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो प्रौढ़ है वो अपने संडे को वहाँ की लाइब्रेरी को प्रयोग कर पाए, उनकी क्लास हर सप्ताह उनकी क्लास लग पाए, उनको एकेडमिक के साथ साथ उनको किसी विधा में प्रवीण भी किया जाए, क्योंकि जो प्रौढ़ है उनको अपना परिवार भी चलाना है, तो उनको किसी विधा के अंदर प्रवीण करने के प्रयास भी उसके अंदर जोड़े गए हैं। जैसे मैं आपको टेक्निकल क्लास की मैंने आपको बताया कि जैसे में MBBS के कोर्स मिक्स कर दिए गए हैं, तो उसी प्रकार जो आपको टेक्निकल कोर्स है बीटेक है, उनके अंदर भी चीज़ जोड़ दी गई कि वो साथ में सोशियोलॉजी पढ़े, वो साथ में इनका फ़ायदा क्या होगा आपको कहीं महसूस हुआ? अभी लिबरल जो एजुकेशन में बात कर रहा हूँ तो आपने काफ़ी साथी सोच रहे हो सारा गड़बड़ चला कर दिया, इसका कुछ फ़ायदा है क्या? काफ़ी फ़ायदे मैंने पहले बताया। मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ कि जब पुराने गुरुकुलों के अंदर पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो राजाओं के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, गरीबों के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ पर एक चीज़ थी कि बच्चे को भिक्षुक बनाकर वह मांग के लाना पड़ता था, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा, चाहे कोई बेटा। वो बात किस लिए डाली गई थी? किसी साथी ने कभी बात सोची? कठिन थिंकिंग है कि वो बात यहाँ किस लिए डाली गई थी? वो बात इसलिए डाली गई थी कि बच्चा जो राजा का बेटा है उसके अंदर अहम ना आ पाए, क्योंकि आगे सारी उम्र उसको राजा बनना है, तो उसके अंदर अहम ना आ जाए, इसलिए उसके अंदर वो चीज़ डाली गई थी। बच्चा यदि किसी मांग के लाएगा तो उस घर को देखेगा, उस घर की सिचुएशन को वो देखेगा, और उसको एक अच्छा राजा बनना है तो उसको अपने प्रजा का भी पता होना चाहिए। सिर्फ घरों में बैठने से, जैसे आपने सिद्धार्थ के बारे में कहानी पढ़ी होगी कि उसको सारी उम्र बूढ़ा आदमी नहीं देखने दिया गया, बीमार आदमी नहीं देखने दिया गया, मृत्यु उसको नहीं देखने दी गई। तो जब उसने पहली बार जो घर से बाहर निकला तो उसको सारी चीज़ अजीब लगी और वो सन्यासी बन गया। तो उन सभी चीज़ों, तो हम कई बार देखते हैं कि बच्चा MA कर लेगा, बीटेक कर लेगा, पर वो समाज से नहीं जुड़ पाता। हम कई बार नहीं कहते समाज से कट गया है, पढ़ लिख के समाज से कट गया। तो समाज से जोड़ने के लिए या दूसरे संकायों के प्रति भी आदर भाव होने के लिए, अब संकाय तो रहे नहीं, तो सब चीज़ों को उसको इंटरेस्ट की हिसाब। आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी साथी बीटेक करके IAS कर लेते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं। कोई साथी पहले बीटेक कर लेता है, बाद में कहता जी मैं तो इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो उस सारी चीज़ को भी काफ़ी लचीला बनाया गया है। इसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकल के आएंगे, जिन चीज़ों को आप आगे देख पाएंगे। अभी मैंने आपको पहले सेशन की शुरुआत में मैंने आपको ये बात कही थी कि आपको इस चीज़ से थोड़ा अलग हटके सोचना है। जिस तरीके से अब तक हम सोचते जा रहे हैं उससे अलग, यदि आप उसी चीज़ में रहते हो, हम अडोप्शन, जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक मेंढक है, उस मेंढक को एक पानी में डाल दिया गया और धीरे धीरे इस पानी को गर्म करते चले गए, तो वो पानी में मर गया। क्यों? वो अडोप्ट होता रहा, अपने आप को अडोप्ट करने की कोशिश करता चला गया। पर दूसरी तरफ एक मेंढक को सीधा गर्म पानी में डाला तो उछल के भाग गया, क्योंकि उसने फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स दिया और उसने पता भी इसमें तुझे नुकसान होगा और वहाँ से भाग गया। तो इसलिए मैंने सेशन की शुरुआत में बात की थी, हमें इस चीज़ को समझने के लिए उन चीज़ों से थोड़ा ऊपर हट के हम सोचेंगे। तो इस संस्था ये यदि मैं विभिन्न चीज़ों को पढ़ूं तो इसमें ओवरऑल बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की पूरी बातें कही गई हैं। जो मेरे मन के अंदर जो संदेह था कि भाई कैसे इसके कुछ ये तो नहीं हो जाए कि बीजेपी जो मकसद अभी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी चीज़ें हों, तो हमें लगता है कि उसका असर आएगा, पर उसका पॉजिटिव असर आना ही बड़ा ज़रूरी है।
तो इसका पॉजिटिव असर आया है इसमें। पूरी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर जो ध्यान दिया गया है, जो संस्कृति को लेके आया गया है, तो पूरा इसमें जो ये अच्छी चीज़ें हैं संस्कृति, तो इसमें वो जो बड़ी चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब एक साथी का इसमें वो आता है कि इस पर चर्चा क्यों ज़रूरी है, तो ये अभी तक तो काफ़ी साथियों को क्लियर हो गया होगा कि चर्चा क्यों ज़रूरी है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो मैं विभिन्न तरीक़ों से जो गलत ज्ञान परोसा जाएगा उससे बचने के लिए चर्चा जरूरी थी। दूसरा, अभी तक भारत देश में जो बार हम जीडीपी में ये कहते हैं भी 6% लेना चाहिए जीडीपी का या 20% बजट का लेना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो वो कब होगा? जब आपको इसके बारे में पता होगा, आप कह पाएंगे भाई ये नीति लागू कर दो भाई, इसमें ये अच्छी बात बताई गई है, आप उसके बारे में बता पाएंगे, आप इसी के बारे में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर पाएंगे, तो ये नीति सही तरीके से लागू हो पाएगी। अब इसके अंदर जो शंकाएं हैं ना, जैसे एनपीई क्या है, पीएचई पीएसएसबी क्या है, पीटीआर क्या है, एनसीटीई क्या है, एससीएच क्या, क्यों ये शब्द हैं, इन शब्दों को समझाने के लिए हम फिर कभी सेशन रख लेंगे। आप उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार मोटा तो मैं ये बात को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको भी सेशन की शुरुआत में दिखाया, जो इस सेशन से शुरू देख पाएंगे कि हमने इसको पूरा विस्तार से इसको दिखाया गया, इसमें आराम से विभिन्न कलरों से इसमें हर चीज़ को पूरा आराम से इसको दिया गया। इसमें हमने पूरी इसको कलरिंग किया डबल 3 कलरों में, वो इसलिए की है ताकि आप इसको आराम से विस्तार से इसको पढ़ें और समझें, और फिर आपके जो प्रश्न निकल के आएँ, जो आपके चर्चा आएँ, उन चर्चाओं पर हम अपना जो आपके टर्म्स हैं उन टर्म्स के ऊपर, और जो आपके प्रश्न जो आपके ग्रुप में आए हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब हम एक चर्चा के अंदर के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। पर मोस्टली साथियों को इसके जवाब मेरे सेशन से मिल गए होंगे, और फिर भी कोई नहीं मिलेंगे तो आप उस बुक को पढ़ेंगे, आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपके रह जाते हैं तो आपके जो जवाब हैं अगले सेशन के अंदर विस्तार से हम दे पाएंगे। अब यदि आप में से किसी साथी का कोई ऐसा पर्सन जिस पर अभी चर्चा करनी जरूरी है, इंटर्नशिप की क्या बात है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन या क्वेश्चन, अब किसी साथी का कोई प्रश्न है, क्योंकि वो सेशन आगे मैं प्रश्न पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं यदि साथ में प्रश्न पढ़ता तो जो फोकस था उसी पे रह जाता। तो आपके जो भी प्रश्न है, कुछ ऐसे प्रश्न आपके आ रहे हैं तो आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे आपके प्रश्न। अब अगले सेशन में हम अगले सेशन में के बारे में विस्तार से यदि कोई प्रश्न है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं तो हम इस पर आराम से चर्चा करेंगे। जब तक आप इस शिक्षा नीति को पढ़िए, और पढ़ना नहीं, साथ में साथ इस शिक्षा नीति को आप समझिए, समझना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी साथियों का देखने के लिए आभार, नमस्कार, धन्यवाद।